नमस्कार। सिंघल अय्यर फैमिली फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स की तरफ से इस शाम में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये शाम 2 दिनों के कविता के उत्सव की शुरुआत है, जिसे हमने बहुत प्यार से कुछ कवि और उनकी कविताएं कहा है। इस उत्सव का उद्देश्य शहर में कविता के लिए जगह बनाना है, दूसरे शहरों से कवियों को आमंत्रित करना है और उनकी दुनिया में गहराई से उतरना है, जहां शब्द, लय, कल्पना और हकीकत एक साथ मिलकर कविता रचते हैं। हमें लगा कि भले ही हम कविता को जितना भी गौर से पढ़ें, अपनी तरह से समझने की कोशिश करें, मेहनत से, प्रेम से उसकी परवरिश करें, जब तक हम कवि को ना सुने और उनको समझने की कोशिश ना करें, तब तक कविता हमसे जिंदा दिली से दोस्ती नहीं करेगी। इसलिए ये 2 दिन हमारे लिए कविता सुनने का मौसम भी है, लेकिन उसी के साथ साथ कवि के सरफिरे जुनून, उनके उठते हुए सवाल, उनकी झुकती हुई बेबसी, उबलती हुई आशा और कभी-कभी रुकते हुए कदम का एहसास करना भी है। ये साल इस उत्सव का पहला साल है और इस बार हमने आमंत्रित किया है 4 कवियों को: अजंता देव, देवी प्रसाद मिश्रा, खलील मामून और संजय चतुर्वेदी। इनके बारे में तो आप सुनेंगे ही, लेकिन थोड़ी देर में। तो आइए शुरू हो जाते हैं। पहले मैं संदीप को बुलाना चाहूँगी। संदीप सिंघल अय्यर फैमिली फाउंडेशन के आधे रखवाले हैं और ये कवि और कविता का उत्सव उन्हीं का अभिलाषा से पैदा हुई है। संदीप, मैं आपसे विनती करूंगी कि आप ये चिराग जला के उत्सव का उद्घाटन करें और साथ ही में कुछ कह भी दें। वैसे एक अजीब सी बात है कि आजकल हिंदी बोलते हुए वैसी थोड़ी घबराहट और संकोच होता है, क्योंकि रोज़मर्रा में बोली नहीं जाती। और दूसरा, आज ख़ास तौर पर जब इस तरह के लोग बैठे हैं तो उनके सामने और भी संकोच होता है। सबसे पहले तो मैं अजंता जी, देवी प्रसाद जी, खलील साहिब, संजय जी, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप अपना कीमती समय लेकर यहाँ आए। फिर मैं अजय जी, अशोक जी, दर्शना, मेनका और अरुंधति, आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने पिछले 6 महीने लगकर ये जो आज शाम है इसको तैयार किया है, एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो जब घबराहट होती है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उधार के शब्द किसी से लेकर कुछ बोल दें। तो आई एम गोइंग टू लीन ऑन गोपाल दास नीरज एंड उनकी एक कविता की मैं कुछ 2 या 3 आपको, वो गज़लनुमा गीत है, उसके मैं 2 या 3 आपको लाइनें सुनाता हूँ जो शायद समराइज करेंगी मेरी इस वक्त की फीलिंग। हम लोग वेट कर रहे हैं, हम इसके बारे में मेरे ख्याल से नीरज जी ने कवि और कविता के बारे में ही कहा है कि खुशबू सी आ रही है इधर ज़ाफ़रान की, खुशबू सी आ रही है इधर ज़ाफ़रान की, खिड़की खुली है गालिबन उनके मकान की। तो आज आपकी जो खिड़की, आप जो हमारे लिए खिड़की खोलने वाले हैं, उसकी हमें पहले से ही कुछ अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं कल या परसों आपकी कुछ कविताओं से ऐसे ही यूट्यूब पर मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, जबकि मैं जानता सबको हूँ, लेकिन मैंने शायद बहुत सुना नहीं था। तो उसके बारे में उन्होंने 2 लाइनें और कही हैं कि जुल्फ़ों के पेचो खम में उसे मत तलाशिए, जुल्फ़ों के पेचो खम में उसे मत तलाशिए, ये शायरी ज़ुबान है किसी बेज़ुबान की। तो इसीलिए नीरज जी ने मेरे ख्याल से इसी शाम के लिए लिखा होगा बहुत पहले। और जो आखिरी 2 लाइन है उसके बाद मेरा काम ख़त्म। नीरज की जगह हम अजंता जी भी कह सकते हैं और देवी प्रसाद जी भी कह सकते हैं, खलील जी भी, संजय जी भी, कि नीरज से बढ़कर और धनी है कौन, नीरज से बढ़कर और धनी है कौन, उसके हृदय में पीर है सारे जहान की। थैंक यू। इस उत्सव में, ये 2 दिन का जो उत्सव है, इसमें हमारे 2 सूत्रधार हैं जो हमारे
दिशारी भी होंगे। तो पहले हैं अजय कुमार सिंह। अजय कवि हैं, उनकी कविताओं की 2 किताब हैं और उन्होंने बहुत सारे कन्नड़ा कवियों की रचना को हिंदी में अनुवाद किया है। उनका और एक परिचय भी है, वो पुलिस में थे, कर्नाटका राज्य पुलिस का महासंचालक रह चुके हैं। लेकिन हमारे लिए उनका सबसे उम्दा परिचय तो ये है कि वो हमारे IFA के बोर्ड के ट्रस्टी हैं और चेयर भी हैं। थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर अस। हमारे दूसरे सूत्रधार हैं अशोक पांडे साहब। अशोक लेखक है, अनुवादक है और उन्हें यात्रा करना बहुत पसंद है। उन्होंने काव्य ग्रंथ लिखी है और यात्रा पर बहुत सारी किताबें भी लिखी है। इसके साथ साथ उन्होंने अनुवाद भी की है और इस साल प्रकाशित उनका ग्रंथ लप्पू झन्ना 3रे एडिशन में चल रहा है आजकल। लेकिन इनका भी खास वाला परिचय ये है कि वो IFA के दोस्त हैं। तो अब मैं अजय और अशोक को आज शाम की जिम्मेदारी सौंपती हूँ। अशोक। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, प्रेम भरा नमस्ते, सादर नमस्ते सभी को, और तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ। तो आज की शाम कविता के नाम। मैंने इस तरह के कई प्रोग्राम्स में गया हूँ, बंगलौर में, बल्कि दिल्ली में भी, और मैंने पाया है कि लगभग आधे घंटे, कभी कभी 1 घंटे तक इंतज़ार किया जाता है, और जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो कार्यक्रम शुरू किया जाता है। लेकिन मुझे खुशी है आप लोगों के यहाँ देखकर कि हमारा प्रोग्राम समय से शुरू हुआ, और आप लोगों की उपस्थिति, अच्छी उपस्थिति देखकर ये कहने को जी चाहता है कि कविता जिंदाबाद, शायरी जिंदाबाद। काव्य के बहुत सारे प्रयोजन बताए गए हैं, मनोरंजन उनमें से एक है, और मशहूर होना भी एक है, पैसा मिलना भी एक है, और एक है कांता सम्मति उपदेश, कि जिस तरह से स्त्रियां फुसलाकर अपनी बात मनवा लेती हैं, कविता भी उस तरह फुसला के अपनी बात मनवा लेती है। ये भी एक प्रयोजन कहा गया है काव्य का। लेकिन फुसलाना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर कविता जो है मार्चिंग ऑर्डर भी देती है। हिमाद्य तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, बड़े चलो बड़े चलो। तो मार्चिंग सॉन्ग भी कविता दे सकती है इस तरह से। लेकिन मेरे लिए कविता ये सब है, और इस सब से ज़्यादा भी, और बहुत कुछ है। किसी भी सभ्यता या संस्कृति का एक अभिन्न अंग होती है कविता, और एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग होती है, केवल अभिन्न ही नहीं, अत्यधिक महत्वपूर्ण। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे लिए तो अपनी रीढ़ की हड्डी बचाए रखने के लिए या रीढ़ की हड्डी सीधी बचाए रखने के लिए कविता से ज़्यादा मुझे सहायता किसी से नहीं। तो इसलिए मैं तो कविता का बहुत आभारी हूँ, जिंदगी भर के लिए आभारी हूँ। कविता कठिनाई से पार करने का जरिया भी हो सकती है। ये कविता ही है जो कह सकती है, ये जिंदगी या दुनिया से कह सकती है कि तुम भवसागर दुस्तार पार जाने की मैं अभिलाषा। इफ यू आर दी unsurmountable difficulties of this world, I am the firm resolve to cross it. So that's what poetry. और फिराक का एक शेर याद आता है, फिराक के खरीदार पे है निगाहें, मैं यकमुश्त दोनों जहां बेचता हूं। जी, दर्प नहीं है इसमें, घमंड नहीं है। मेरे ख्याल से वो ये कहना चाह रहे हैं कि कविता के माध्यम से हम दोनों चीज़ें पा सकते हैं, झलक मिल सकती है हमको, इहलोक को भी परलोक की भी। तो ऐसा जो है, ऐसी चीज़ है कविता जिसके लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है। तो आज के कठिन समय में कविता की सृजनात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी
हम सबकी है, जिससे कि कविता अपनी संस्कृत और सभ्यता के संगठन में अपना रोल, सही रोल अदा कर सके। ये जो हम आज कर रहे हैं, इसी जिम्मेदारी को निभाने में एक छोटा सा कदम है। मुझे खुशी है कि आप सब लोग इस महती कार्य में शामिल हैं। इस शाम हम 4 कवियों को सुनेंगे। हर कवि को 20-20 मिनट दिए गए हैं। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं आपसे कि 20 मिनट का समय है। 2-4 मिनट इधर-उधर तो ऐसे प्रोग्राम्स में होते ही हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। और लेकिन मैं एक गुजारिश, दो रिक्वेस्ट है मेरी कवियों से। एक तो ये कि समय का ध्यान रखें, दूसरा ये कि कविताएं पढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो कविता आपके लिए क्या मायने रखती है, आपकी क्या रिलेशन, उसके बारे में संक्षेप में कुछ कहें। विस्तार से तो कल बातें होंगी, 1-1 घंटे की बातें होंगी आप लोगों से, तो वो भी आप कहें। चारों कवियों को सुनने के बाद कवियों को पुरस्कार दिया जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा। धन्यवाद। और अब मैं अशोक जी से गुजारिश करूँगा कल के प्रोग्राम के बारे में भी आपको अभी जानकारी दे दें। सभी उपस्थित लोगों का अभिनंदन और यहाँ पर आने का अवसर देने के लिए सबसे पहले अरुंधति, फिर संदीप का धन्यवाद कि यहाँ बुलाया। आज के ज़माने में कविता की बात जैसे सब लोग करें, कोई नहीं करता, तो बहुत सालों से लोग कह रहे हैं कविता मर गई, पोइट्री इज़ डेड। जैसे भगवान को लोग डेड कहते आए हैं बहुत लंबे से, ऐसी पोइट्री को भी डेड कह रहे हैं। कविता मरती नहीं लेकिन बची रहती है। कम बोलूँगा। बहुत सुंदर शीर्षक दिया है उत्सव को, शब्दों के उजाले। तो बात उजाले की होनी है, रोशनी की बात होनी है। और कवि मेरे ख्याल से हमारे समय के उजाले के पोस्टमैन होते हैं, वो उजाले की बात ही करते हैं। मैं कुछ कविताएं लिख कर लाया हूँ, कुछ हिस्से कि उजाले, जैसे उजाले की बात, कितने तरह के उजालों की बात करते हैं। रूस की एक कवित्री होती थी मारिना स्वेताएवा, मेरे ख्याल से 1880 के आसपास से 1930 के आसपास उनकी ज़िंदगी रही। वो कहती थी कि बहुत दूर की बात छेड़ता है कवि, बहुत दूर की बात खींच ले जाती है कवि को, ग्रहों नक्षत्रों सैकड़ों मोड़ों से गुजरती कहानियों की तरह। हाँ और न के बीच वह चौराहे की तरफ से हाथ हिलाता है, उखाड़ फेंकता है सारे खूंटे और बंधन। कि पुच्छल तारों का रास्ता होता है कवियों का रास्ता। पुच्छल तारा, धूमकेतु, आगे बहुत रोशनी होती है, जब निकल जाता तो पीछे रोशनी हल्की होती चली जाती, लिखता रहता है वहाँ पर वो। तो इसी तरह से कवि की कविता भी कहीं बहुत रोशनी का पुंज होती है, जब दूर जाती है तो भी रोशनी छोड़ती चली जाती है। इसी रोशनी को हमारे हिंदी के सबसे बड़े कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक अपनी उनका शोक गीत अपनी बेटी पर लिखा था, सरोज स्मृति। उसमें कहते हैं, अशब्द अधरों का सुना आभास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। प्रकाश की कवि जान रहा है कि मेरे पास प्रकाश है, लेकिन सिर्फ इतना प्रकाश। फिर कुछ कवियों में प्रकाश को पाने के बाद वो शायद और आगे चले जाते हैं, फिर वो उनको दर्द शायद मिलता है। तो एक जैसे मुझे एक शेर और याद आया इसमें कहने को, मीर तक की मीर का शेर याद आया कि मुझको शायर न कहो मीर की साहब, मैंने दर्द गम कितने किए जमा सो दीवान किया। लेकिन इनके साथ फिर मिर्ज़ा गालिब चले आते हैं, वो और बड़े खलीफा हैं। वो कहते हैं कि मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तां खुल गया, स्कूल खुल गया। मैं बगीचे में क्या गया, स्कूल खुल गया। मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तां खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल ख्वां हो गईं। मेरी आहों को सुना बुलबुलों ने तो वो गज़लें बोलने सुनने लगी। लेकिन ये मिर्ज़ा गालिब भी जो इतने बड़े इनका बड़ा ईगो हुआ करता था, जब वो बहुत संकट में आते थे तो रोशनी को याद करते थे कि अरे परतवे खुर्शीद जहाँ ताब इधर भी, कि दुनिया को चमकाने वाले सूरज, उसकी परछाई से बोल रहे हैं, उसके रिफ्लेक्शन से बोल रहे हैं। ए परतवे खुर्शीद जहाँ ताब इधर भी, साये की तरह हम पे अजब वक्त पड़ा है। तो जब भी वक्त ज़्यादा ख़राब होता है तो लोग रोशनी देखते हैं, ढूंढते हैं उसको। रोशनी कवियों से मिलती है, ऐसा मुझे लगता है। कल जो कार्यक्रम है उसमें हमने इसके लिए इस देश के सबसे बड़े नामों में से कुछ को आपके लिए
यहाँ आमंत्रित किया है। तो कल उनके साथ मैं और अजय जी 1-1 घंटे की बात करेंगे कि कोई कवि कैसे बनता है, या उसको कब अपने जीवन में ये एहसास होता कि वो कवि है। बाकी सारे काम भी करता है, कवि भी होता है। जैसे संजय जी डॉक्टर हैं, काफ़ी सफल डॉक्टर हैं, MBBS है, MD हैं बड़े जगह, लेकिन वो उनका अलग है जीवन और एक कवि का जीवन है। तो कब ये एहसास होता है कि वो कवि हैं? पहली कविता वो कब लिखी होगी उन्होंने, या नई कविता के लिए जो कच्चा माल है वो कहाँ से लेकर आते हैं, किस जगह बैठ के लिखते हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है। उनकी कविता में उनका परिवार, उनका परिवेश, उनके संबंध, उनका प्रेम, उनका भूगोल, उनका समय, उनकी राजनीति, इतिहास, विज्ञान, ये सब कैसे आता है, इस सब के बारे में हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे कल को 1-1 घंटे की। वो सुबह शायद 9:30 बजे से 11 बजे से कार्यक्रम होगा। तो अब इतनी बकबक मैंने कर ली, अब मैं कवियों और आपके बीच से हट जाता हूँ। हमने बात रोशनी से की थी। अजंता जी रोशनी की भी कवित्री हैं, रोशनी का भी उन्होंने बहुत काम, और रोशनी के कई सारे जो शेड्स होते हैं वो उनकी कविता में दिखाई देते हैं। मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। उनकी कविता है मस्तूल पर लालटेन। एक जहाज है, डूब रहा है, और उस डूबते जहाज पर एक रोशनी है। आखिरी पैराग्राफ की कुछ लाइन है कि अब मुझे विदा दो बंधु, इस जलसे में मैं आमंत्रित नहीं, तमाशाई था, इस जहाज का यात्री नहीं, पंछी था। अब जरा देख लूं आखिरी बार, दुनिया के आखिरी छोर पर बसे इस द्वीप को, डूबते जहाज के मस्तूल की लालटेन भभकने लगी है। तो एक डूबते जहाज की लालटेन है, उसकी आखिरी रोशनी है। अजंता जी उसकी बात भी करती हैं। ये इनके पहले संग्रह से है। 20 साल बाद वो किसी और रोशनी की बात कर रही हैं। आंखें बहुत अंधेरे में भी देख सकती हैं, मगर बहुत उजाले में नहीं। हवाएं अजनबी उंगलियों की तरह छू रही हैं, पहचान भी एक नस्ल है। सोने और जागने के बीच सब कुछ मध्यम हो जाता है। तो ये काले और सफ़ेद के बीच जितने भी शेड्स होते हैं, उनके बीच में अजंता जी आना जाना करती हैं। और उस आने जाने में आपको उनका भूगोल दिखता है। वो राजस्थान में रहती हैं तो रेगिस्तान भी दिखाई देता है। उन्होंने संगीत सीखा है, संगीत भी देखने को मिलता है। उन्हें क्या चीज़ें पसंद हैं, उनके परिवार में कौन लोग हैं, उन्हें किन चीज़ों से प्रेम है, और वो किन किन जगहों पर जाना पसंद करती हैं, जा चुकी हैं, वो सब उनके इस रोशनियों के बीच आने जाने में नज़र आता है। इसके अलावा अजंता जी के पास एक बहुत शानदार ज़ुबान है, बहुत बेहतरीन भाषा है। जब पहली बार आज से शायद 15 साल पहले पहली बार सुना, मैं चमत्कृत रह गया था कि बहुत कम शब्दों में कोई ऐसे भी बोल सकता है। उनकी एक कविता के संग्रह की छोटी सी पंक्ति है, छोटी सी कविता है, विपरीत रसायन। स्त्रियां नहीं बन सकती शराबी, कहा होगा कवि ने मेरे हाथ से पीकर। अगर बन जाती स्त्रियां शराबी तो पिलाता कौन। मेरे प्याले भरे हैं मद से, केसर कस्तूरी झलझला रही है, वैदूर्य मणि सी। कीमियागर की तरह मैं मिला रही हूँ दो विपरीत रसायन। विस्फोट होने को है, मैं प्रतीक्षा करूंगी तुम्हारे डगमगाने की। अजंता जी 31 अक्टूबर 1958 को जन्मी हैं, जोधपुर में पैदा हुई थी, राजस्थान में रहती हैं, जयपुर में। उन्होंने हिंदी साहित्य में MA किया है और संगीत सीखा है। उनके 4 कविता संग्रह छप चुके हैं और अब वो आपके सामने अपनी कुछ कविताएं सुनाएंगी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे वैसे भी कविता पढ़ने के लिए जब भी कहीं से
आमंत्रण मिलता है मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि कविता को सुनने वाले लोग, और वो बहुत स्वाभाविक है कि कविता को सुनने वाले लोग थोड़े कम होते हैं, और उसमें भी फिर मैं अपनी जगह से, मैं राजस्थान की हूँ, वहाँ से इतनी दूर आकर मुझे आप लोगों के बीच में कविता पढ़ने का जो मौका मिला है, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी कविता को लेकर अगर मैं थोड़ा सा सोचकर बोलने की कोशिश करूं, तो मुझे लगता है कि शायद मेरी कविता या मुझे कविता लिखने की जो ज़रूरत है वो बहुत बचपन में, जोधपुर में रहने के दौरान मैं चारों तरफ से लोक जीवन से घिरी हुई थी। बहुत लोकगीत वगैरह मेरे आसपास बहुत होते थे। वो लोकगीत मुझे बहुत ढंग से समझ में नहीं आते थे, लेकिन मुझे ये ज़रूर काफ़ी बचपन में ही मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि अच्छा, ये ज़्यादातर लोकगीत जो हैं वो स्त्रियां क्यों गाती हैं। कुछ विशेष किस्म के लोकगीत तो ज़रूर पुरुष गाते थे, लेकिन जो घरेलू शादियों में या दूसरे समारोहों में जो गीत गाए जाते थे तो वो गीत अक्सर स्त्रियां गाती थीं। तो ये एक सूचना मैंने अपने दिमाग में बचपन में दर्ज कर लिया, लेकिन बड़े होने के बाद मुझे लगा कि स्त्रियों के पास दरअसल रोज़ाना की ज़िंदगी में अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए उतने ज़्यादा मौके नहीं होते, और वो उतने खुलकर बोलने के लिए अपने आप को उतना सक्षम भी नहीं पाती। तो वो इस चीज़ का सहारा लेती हैं कि वो थोड़ा सा बचते हुए और थोड़ा सा कहते हुए, तो इस दौरान जो चीज़ें वो बनाती थी उसी का थोड़ा सा परिष्कृत रूप मुझे लगा कि कविता है। तो जब मैं बड़ी हुई तो मुझे लगा कि मुझे जो कुछ कहना है वो हो सकता है कि मैं गद्य में भी कह सकूं, मैं संगीत के ज़रिए भी कह सकूं। अच्छा, और संगीत के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगी कि मेरा जो बचपन है वो संगीत सीखने में गुजरा। क्लासिकल, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल है, उसकी बचपन से मुझे शिक्षा मिली। तो तब जो मेरे पिता ने ही मुझे उसकी शिक्षा दी थी, तो वो मुझे कहते थे कि जब भी तुम गाओ तो शब्दों पर ज़रूर ध्यान दो, शब्दों पर ध्यान दो, उसके उच्चारण पर ध्यान दो, तभी जाकर तुम्हारा सही सुर लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर मुझे लगा कि शब्द जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तक कि संगीत भी अगर मैं कुछ कहीं तक पहुँचाना चाहूँ तो उसके लिए माध्यम शब्द होते हैं। तो बहरहाल ये तो शायद मेरे ख्याल से विस्तार से कल बात होगी। तो अभी मैं, चूँकि मैं राजस्थान की हूँ और एक पहली कविता मैं इससे शुरू कर रही हूँ। जैसा कि सत्यजीत रॉय ने जैसलमेर के किले को कहा था सोनार किला, सोने का किला, तो उसके बरक्स मेरी ये कविता है, राख का किला। कि किले के नीचे आधी रात भोपा भोपी के कंठ खनखनाते हैं, खेजड़ी से टिका रहता है रावण हत्था, ऊंटनी का दूध दुहा जाता है नीचे, नीचे से ही नजर आते हैं नक्काशीदार कंगूरे, चमचमाती दीवारें, नीचे से भव्य लगती है राजा की रिहाइश, नीचे ही बसी है बस्ती, नीचे ही रहते हैं लोग जिन्हें याद है पुराने किस्से रियासत के। इन्होंने देखा है पागल रानी को किले की दीवार पर बैठे, सुनी है इन्होंने रात भर चिल्लाने की आवाजें, ऊंटों की आंखों में आंसू देखे हैं जो चलते थे शाही काफिलों में। रेगिस्तान के बीच अचानक नहीं खड़ा है, सदियों से जलकर बना है राख का किला, सदियों से जलकर बना है राख का किला। ऐसे ही एक छोटा सा बिंब, कई बार राजस्थान में बहुत बिंब हैं, कई छवियां हैं, वो भी मुझे पकड़ती हैं। तो एक छोटा सा बिंब है, रेगिस्तान में आंधी, अचानक वहां पर धूल की आंधी आती है तो अचानक तन जाती है झीनी चादर पृथ्वी से आकाश तक,
उल्लास से नाचने लगती है रेत, फिर दूर तक भागता चला जाता है अकेला ऊंट, फिर दूर तक भागता चला जाता है अकेला ऊंट। कुछ कविताएं मैंने संगीत पर और संगीतकारों पर भी लिखी हैं, तो 2 कविताएं मैं कुमार गंधर्व पर सुनाना चाह रही हूं। पहली कविता है कुमार गंधर्व 1 कि मैंने तुम्हारे नाम से बजाया चिमटा, मसानों की राख खाक गलियों की छानी, शरीर से आत्मा की तरह निकल कर भटका हूं त्रिलोक में, बजाता रहा बरसों से अनहद का ढोल। पर यह तो हद है प्रभु कि आखिर पकड़ लिया तुमने आकाश गंगा की छोर पर मछली की तरह चमकता सुर। उस अगति की इतनी गति कि तड़ित वेग से उठता है उसका कंठ तुम तक और सीधे उतर आता है मां की आंखों तक। इस नर पर यह कृपा कि ठहर ही न पाए मेरे गुण इस निर्गुण के आगे, ठहर ही न पाए मेरे गुण इस निर्गुण के आगे। कुमार गंधर्व 2। कुमार गंधर्व जब कबीर को गाते हैं उस समय के जो इम्प्रेशंस हैं मेरे, उसमें से एक है यह कि घड़ों की दीवार से लगकर बैठा है कच्चा कुंभ, 35वें साल में ही घुल रहा है भीतर का पानी बाहर के पानी में। कुछ घड़े अधपके रह जाते हैं हर बार प्रभु के आवे में, सोचता है वह और धकेल देता है अपने आवे में 7 घड़े। चाहे तो उससे सीख सकता है ईश्वर घड़े पकाना जब वह होगा स्वर्ग में, जब वह होगा स्वर्ग में। और कुछ कविताएं, कुछ मैंने, जैसा कि मैं आप लोगों को कह रही थी कि मुझे लगता है कि स्त्रियां चुप होती हैं, लेकिन चुप होने के बावजूद वो आखिर सोचती क्या हैं। तो थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि इस कविता के ज़रिए बताने की कोशिश करूं कि स्त्रियां जो हैं वो भी मनुष्य हैं और वो हमेशा महान चीज़ें ही नहीं सोचती, वो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी सोचती हैं जिन्हें लेकर थोड़ी बहुत आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन वो इंसान का मन है। तो उसकी उस स्त्री के मनोविज्ञान को थोड़ा पकड़ने की कोशिश की है। शीर्षक है औरत मर्द। कि प्रकृति के खिलाफ वे आते हैं निकट और कहते हैं प्राकृतिक, वे नहीं बने एक दूसरे के लिए और रहते हैं आजीवन साथ, नफरत से भरे दिल की सौगंध खाकर वे करते हैं प्रेम। इतिहास से भी पहले भीगने से बचने को ये साथ घुसे थे गुफा में, मालूम नहीं किसने जलाई आग, मांस भूना किसने, मगर सवेरे वे निकले थे इसी अदा से जैसे आज हैं। तब से वे चुप हैं, वे चुपचाप करते हैं प्रेम और घृणा, चुपचाप बनाते हैं घर और पैसा, कमरे के बाहर थूकते हैं, अंदर आकर देते हैं उपहार। वह लेते हुए थक रहा है, वह थक रही है देते हुए, फिर भी चुपचाप लेते देते हैं शरीर। रात के अंतिम प्रहर याद आता है जंगल, याद आती है बारिश, साथ साथ किया हुआ नृत्य और फलों के पेड़ याद आते हैं। छलांग मारकर हिरन की तरह गायब हुए दिन, रह गई ये गुफा जिसके बाहर सजा रखा है उसने गमलों में पेड़, पाइप से करती है बारिश। डिबिया में आग, डिब्बों में आहार, साथ ही निकलता है शिकार को पर्स में ठूस कर हथियार। कभी कभी चलाता है, अक्सर दिखाता है, पीठ पर नहीं साथ ही घुसता है शिकार, पता नहीं चलता कौन मरा। उसे लगता है हर बार इस बार नहीं लौटेगा वह। आजादी के रोमांच में वह इंतजार करती है लाश का और वह खुद लौट आता है। ठीक 10 कदम की दूरी से वह हंसने लगती है, लेती है अंगड़ाई,
आंखों में आंसू भर लाती है, देती है अकेलेपन की दुहाई। ठीक 10 कदम पर ही वह बिखेर लेता है बाल, गुनगुनाना करता है बंद, आतुर बाहें बढ़ाकर चूमता है सैकड़ों बार चुमे हुए होंठ, दोनों ही नहीं देखते आंखों में। मैं फिर कहती हूँ प्रकृति के खिलाफ वे आते हैं निकट। मैं फिर कहती हूँ वे नहीं बने हैं एक दूसरे के लिए। मैं कहती हूँ फिर से, वह लेते हुए थक रहा है, वह थक रही है देते हुए। एक कविता है पुराना नायक। मेरी कविताओं में अक्सर राजस्थान ही आता है, तो इसमें भी आपको राजस्थान दिखेगा और एक पुराना नायक भी दिखेगा। कि रेत के बीच वह खजूर की तरह उगा, साल के बीचों बीच वह उतरा स्टेशन पर और जमीन देखकर धंस गया। दूसरे शहर के लोग हैरान थे, रातों रात वह गायब हुआ, दोस्तों की किताबें, विज्ञप्तियां और नकदी लेकर। कोई नहीं जानता था उस रेल का विभागीय नाम जो पहुंचाती थी उस ऐतिहासिक कस्बे तक। किसी में नहीं था धैर्य, कोई नहीं था चिंतित कि उस इलाके की पत्रिका पढ़ता और देखता कि वह फिर से लिखने लगा है कविताएं जिनमें लौट रहा है प्यार, किस्सा गोई शुरू हो रही है। कोई नहीं सोचेगा पिछले 10 सालों में राजधानी ने गटक ली सैकड़ों कविताएं, बीसियों चुंबन, बेशुमार किस्से, यहाँ तक कि बोतल में बची आखिरी बूंद भी। पर उसमें बचा हुआ था विश्वास और वह विजयी हुआ। पुराने नायकों की तरह, सिनेमा के हीरो की अंतरात्मा की तरह वह विलग हुआ खुद से। उसे कुछ नहीं चाहिए, अभ्यास करते ही लौट आई है भाषा, लौट आएंगे जुमले, लौटेंगी नहीं कुछ चीज़ें जैसे ऊब, थकान और फटी हुई कमीज़ें। लौट नहीं जाएंगे दुख, वे खड़े रहेंगे खिड़की के बाहर, देखते रहेंगे अपलक भीतर का दृश्य। ये मेरे पहले संग्रह से कुछ कविताएं थीं और अब मैं अपनी और कुछ कविताएं जो दूसरे संग्रह की हैं, और पहले संग्रह में तो ये उतावलापन भी होता है कि सारी चीज़ें शामिल कर लूं, दूसरे में मुझे लगता है कि उतना उतावलापन नहीं था। तो एक कविता है लोहे की कविता, कि यह सब एक डर से शुरू हुआ होगा, जब सदियों पहले अंधेरे से डरे आदम ने ये हवा खड़ा किया होगा और कांपती तर्जनी से इशारा किया होगा सख्त और ठोस काले लोहे की तरफ, नफरत से मुंह फेरते हुए, और जिसे देखकर किसी ढलती शाम में वह लोहा काले से और काला होता रहा होगा, धीरे धीरे अपनी कीमत घटाते हुए, कामकाजी होते हुए, धार पर चढ़ते हुए, आग में तपकर लाल से फिर काला होते हुए। जबकि लोहा हमेशा काम आता रहा मनुष्य के सारे भवनों में, हथियारों में और वाहनों में बुनियादी ढांचा बनकर, अपनी चमक को शक्ति में बदलकर। लोहा काला है पर पक्का है, उस पर नहीं चढ़ता दूजा रंग, उसकी कीमत और नहीं गिरती, लोहे पर कभी नहीं हो सकती नक्काशी, उसके नहीं बनते आभूषण, उसे बेशकीमती बनाने को उस पर नहीं जड़े जाते नगीने, लोहे को तुरंत नहीं बदला जा सकता मुद्रा में, उसे तोलने के तराजू बहुत बड़े होते हैं, बाट बेहद वजनी। एक अंधेरी और गहरी खाई का बड़ा बेटा है लोहा, पिघल कर मजबूत बना है तब कहीं ठंडा पड़ा है। उसका भरोसा करो, वह सोने की तरह तुनुक मिजाज नहीं कि दिन में 20 बार उसके भाव ऊपर नीचे हों। यह तुम्हारा साथ देगा तब भी जब तुम बेहद कमजोर होगे। वह तुम्हारे हाथों में होगा कलम, हथियार और कड़ाही बनकर, जिसे तुमसे छीनने को कोई नहीं झपटेगा। वह सुवर्ण नहीं है कि मुलम्मा बनकर धोखे में डाले, वह शोभा नहीं साहस है,
जो ज़रूरत पर उपस्थित होगा, ठीक सामने, ठोस, भारी और काला, बिल्कुल पृथ्वी का प्रतिनिधि, बिल्कुल पृथ्वी का प्रतिनिधि। ठीक है, तो एक मैं छोटी सी कविता अपनी सुनाकर और मैं फिर आप लोगों से इजाज़त लूँगी। संगीत को लेकर जो कविताएं लिखी हैं उस पर मेरे ख्याल से कल और बातचीत होगी, लेकिन एक छोटी सी कविता, पियानो पर हाथ। कि बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं, पियानो का कोना दिख रहा था, बालों की एक लट और कुछ उंगलियां, जैसे खरगोश के दौड़ते बच्चे। क्या बजा रही हो मार्शल मेयर, क्यों बजा रही हो? क्यों बताना चाहती हो कि दुनिया ऐसी भी हो सकती थी? तुमने जब पहली बार रखे थे पियानो पर हाथ, तब दुनिया ऐसी नहीं थी। धन्यवाद अजंता जी, बहुत सुंदर। इस शाम के अगले शायर हैं उर्दू के मशहूर और बेहतरीन शायर खलील मामून साहब। आप बंगलौर में ही रहते हैं। आपका जन्म अगस्त 1948 में बंगलौर में हुआ। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फ़िलासफ़ी में एमए किया है और उसके बाद 1965 जैसे 1965 से 1975 तक 10 साल तक स्टाफ आर्टिस्ट ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में काम किया आपने। उसके बाद वापस आके बंगलौर के उर्दू अखबार डेली सालार में 2 साल काम किया 1975 से 77 तक, और 1977 में वो पुलिस में जाके शामिल हो गए SDYSP, और 2008 में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होकर वो रिटायर हुए हैं। उनके 8 कविता संग्रह आ चुके हैं, शायरी के 8 संग्रह आ चुके हैं अब तक। 5 और भी किताबें उनकी साझा हुई हैं। उनकी गज़लों की किताब निशाते गम को उर्दू अकादमी का पुरस्कार सन 2000 में मिला था। उन्हें राज्योत्सव पुरस्कार भी मिल चुका है, कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड 2005 में, साहित्य अकादमी का अवार्ड 2010 में मिला है, और कर्नाटक उर्दू अकादमी से उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। इनके शायरी का रुख, इनके शायरी के रुख की जड़ें अगर इस्लामिक ट्रेडिशन में कही जा सकती हैं, तो उसकी शाखें उस ट्रेडिशन से बाहर से भी धूप और हवा लेती हैं और फैलती हैं और छाया देती हैं। इनकी शायरी में रोज़मर्रा की दुनियावी तकलीफ़ों से जद्दोजहद है, लेकिन साथ ही रूहानियत की ऊंची उड़ान भी है। एक सूफियाना अंदाज है और एक कॉस्मिक इमेजरी है, वो आप देखेंगे। उनकी निशाते गम गज़ल संग्रह के एक चंद अशार के साथ मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि लिबास जिस्म के खारो खस में, खलील मामून साहब का अशार है लिबास जिस्म के खारो खस में चिराग नूर की खान का, गो नफस नफस है धुआं धुआं में आज तलक जला नहीं। प्लीज़ वेलकम खलील मामून साहब। मैं इब्तिदान IFA और सिंगल एयर ट्रस्ट का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ आकर आपके दरमियान कुछ वक्त बिताने के लिए और अपनी मुंतखब नज़में सुनाने के लिए। वैसे गो मैं गज़ल भी लिखता हूँ, लेकिन उर्दू वाले मुझे जानते हैं कि मैं गज़ल मुखालिफ आदमी हूँ। कल देवी प्रसाद मिश्र मुझसे कह रहे थे कि गज़ल की बात है कि उर्दू में जो है कोई तरक्की नहीं हुई, तो मैं उनकी बात से 100% क्या कहना चाहिए तौसीक़ करता हूँ। उर्दू गज़ल पर सिर्फ 400-500 सालों का असर नहीं है, उर्दू गज़ल पर तकरीबन 2500 सालों का असर है। उसकी वजह मैं बताता हूँ।
400-500 साल पहले तो उर्दू में गज़ल आई, उसके पीछे 1000 साल फारसी गज़ल है, और उसके पीछे और 1000 साल अरबी कसीदे हैं। जो गज़ल लिखी जाती है वो कसीदे के रूप में ही लिखी जाती है। ये तो इस्लाम से पहले भी कसीदे मौजूद थे, बिकॉज़ अरबों में 2 चीज़ें बड़ी अहम थी। एक थी उनकी आर्चरी और दूसरी थी उनकी शायरी। ये 2 ही चीज़ें उनके यहाँ अहम थी। तो मतलब ये है कि मैं नज़में कुछ सुनाना चाहता हूँ। अभी अशोक पांडे जी कुछ उजालों की बात कर रहे थे, तो एक शायर का शेर जो बहुत मकबूल हुआ उर्दू में, और इत्तेफाक से वो बहुत मकबूल शायर था मुशायरों में, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 10-15 साल पहले वो अल्जाइमर में चले गए। इस वक्त मुझे शेर इसलिए याद आ रहा है कि गालिब इंस्टीट्यूट ने उनको अवार्ड दिया है। उनका शेर बहुत अच्छा है, आप भी सुनिएगा। उसके बाद गालिब का एक शेर उजाले से ही मुतालिक सुनाता हूँ मैं। उस शायर का नाम है बशीर बद्र। बशीर बद्र का शेर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। हालांकि मजमूई तौर पर वो शायर इतना अच्छा नहीं है कि जितना उसका ये शेर है। मैं साफ कहता हूँ, मुझे खुशी है कि उनको इस बार इनाम दिया गया, और वो भी एक ऐसे आदमी को जो अल्जाइमर में है। अगर उसका अपना शेर, मैंने उनके वीडियोस देखे हैं कि जहाँ उनकी बीवी उनके शेर सुनाते हैं तो शेर का आखिरी हिस्सा वो रिपीट करते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं वो, इसी काबिल वो बाकी रहें। खुदा उनको जज़ाए खैर दे। तो ये था। फिर गालिब का एक शेर है जो बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा शेर है कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ज़काते नूर दे आए जलवे बीनश के महरासा, ज़काते हुस्न दे आए जलवे बीनश के महरासा, चरागे खाने दरवेशो कासा गदाई का। इसका मतलब यह है, ज़काते हुस्न दे। अब आपको तो मालूम है कि मुसलमानों में ज़कात दी जाती है रमज़ान के महीने में। तो ये कहता है ज़कात को किस तरह ट्विस्ट किया है उसने, तू हुस्न की ज़कात दे, आए जलवे बीनश, नज़र आने वाले जलवे, महरासा जो सूरज की तरह है, चरागे खाने दरवेशो कासा गदाई का, कि तेरे हुस्न को मैं घर ले जाऊं और घर को रोशन करूं। तो ये इन 2 शेरों के बाद शायरी से मुतालिक कुछ बातें मैंने सरसरी तौर पर लिख ली हैं, क्योंकि अगर आदमी बोले तो मुसलसल बोलता ही चला जाए। तो इससे पहले कि मैं कुछ शायरी के बारे में अर्ज़ करूं, तो मेरे जो महबूब शायर हैं फ़ारसी के, आप तमाम ने उनका नाम सुना होगा, मौलाना जलालुद्दीन रूमी। जलालुद्दीन रूमी, मैं उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा शायर तस्वुर करता हूँ, इसमें कोई शुबा नहीं। उनका शेर है, फ़ारसी में है, मन दानम शेर मी गोयम के बरस आबे हयात, मैं आबे हयात की तरह, आबे हयात इज़ एलिक्ज़र, मैं एलिक्ज़र की तरह शेर कहता हूँ। मन्ना दानम फ़ाइलातन फ़ाइलात, फ़ाइलातन फ़ाइलात जो है मीटर है गज़ल का। गज़ल में जो लिखते हैं फ़ाइलातन फ़ाइलातन मीटर होता है। तो मैं फ़ाइलातन फ़ाइलातन में नहीं जाता, मैं एलिक्ज़र की तरह शायरी करता हूँ। ठीक है। फिर और एक शेर है हमारे ज़माने के एक मशहूर शायर फ़िराक गोरखपुरी का। शेर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा शेर है। उनका शेर है, जब फ़िक्र गज़ल मैं करता हूँ, हाँ, वो आलम होता है मुझ पर, जब फ़िक्र गज़ल मैं करता हूँ, खुद अपने ख्यालों को हमदम मैं हाथ लगाते डरता हूँ, मैं हाथ लगाते डरता हूँ। अब गालिब का शेर सुनाकर जो मुख्तसर मैंने लिखकर अपनी नज़में कुछ मैं लिख कर लाया हूँ, जहाँ आपको रोकना है मुझे रोक दीजिएगा। तो गालिब का शेर है,
आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर है खामा नवाए सरोश है। गालिब इज ओनली द साउंड ऑफ द पेन ऑफ द एंजल। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, दिस कम्स फ्रॉम अननोन। गैब, हमारे यहाँ जो गैब कहा जाता है उसको एक यूरोप के बहुत बड़े फ़लसफ़ी इमानुएल कांट ने नॉमिनन कहा है। नॉमिनन वो डिस्टिंग्विश करता है फेनोमिनन एंड नॉमिनन। Phenomenon is all that we see and hear and all that. And he says that the logic of phenomenon cannot be applied on nomenon. You call it God, you call it whatever you want to call it, it is like this. So, गालिब का जो गैब है वो nomenon है। अब मेरे जो अपने ख्यालात हैं मैं उसको आपको सुनाता हूँ, मैं लिख कर लाया हूँ। मेरे लिए शायरी विरसे में मिले लफ्ज़ों के, विरसे में मिले मतलब हेरिटेज में मिले लफ्ज़ों के आहंग से, हारमोनी से पैदा होने वाला वो फनपारा है जो बैक वक्त तख्लीक भी है और इजहार भी। इट्स बोथ ए क्रिएशन एंड एन एक्सप्रेशन, इट्स नॉट जस्ट एक्सप्रेशन। I don't call poetry as an expression because those people, supposing I call it is an expression, I mean to say I am expressing whatever is there in my heart or in my mind, etc. But poetry is not expression. Poets make poetry through words, through some contrived thing, through some imagination. Of course, all other things are there in that. मैं इसे शायरी की नौयत को देखते हुए कुल्ली इजहार नहीं कहूँगा। लफ्ज़ों की शेरी और लिसानी तारीख़ इसका पस मंज़र है। इस तख्लीक़ में ज़ात भी है, समाज भी है, दुनिया भी है, वक्त, कायनात, ज़मान व मकान और लामकान भी है। लामकानी स्पेस। मैं अपनी नज़मों को इनसे अलग करके नहीं देख सकता। मेरी नज़मों में नया अगर कुछ है तो मेरी ज़ात और लफ्ज़ों के इंसलाक, कनेक्शन से पैदा होने वाले वो रंग हैं जिनमें पढ़ने और सुनने वाला अपना चेहरा देख भी सकता है और नहीं भी देख सकता, जिनमें मानी हैं भी और नहीं भी। सो इन ब्रीफ इट इज़ दिस। ये कुछ पुरानी नज़में हैं, बाद में हाल में मैंने एक नज़म कही, वो लास्ट में सुनाऊंगा आपको। इस नज़म का उन्वान है कब्र की तलाश में। कब्र की तलाश में। दहलीज खाली, दहलीज खाली, इंतज़ार ख़त्म, रास्ते पर जंगली झाड़ियाँ, चेहरों पर लंबी लंबी दाढ़ियाँ। दहलीज खाली, इंतज़ार ख़त्म, रास्ते पर जंगली झाड़ियाँ, चेहरों पर लंबी लंबी दाढ़ियाँ, हाथों में कलाशनकोफ। कौमी ज़वाल में ये सल्तनत कहाँ से आ गई? कौमी ज़वाल में ये सल्तनत कहाँ से आ गई? ये शहर नहीं एक मुर्दा खाना है। ये शहर नहीं एक मुर्दा खाना है। सरहदों पर भुखमरों की लंबी लंबी कतारें कासे दर्द लिए जल्लादों के घरों पर दस्तक दे रही हैं। सरहदों पर भुखमरों की लंबी लंबी कतारें कासे दर्द लिए जल्लादों के घरों पर दस्तक दे रही हैं। ख्वाबों की धनक ज़वाल के खैर मुज़ल्लत में डुबो रही हैं। न नूर न जुल्मत, न नूर न जुल्मत, न तदबीर न किस्मत, न मोहब्बत न नफ़रत। फ़तह की तलवारें कुंद हो गई हैं। फ़तह की तलवारें कुंद हो गई हैं। मक़तल में सर खुद ब खुद कट के गिर रहे हैं। मक़तल में सर खुद ब खुद कट के गिर रहे हैं। इन पर रोने वाला कोई नहीं, इन पर रोने वाला कोई नहीं। अब नोहागर ढूंढने कहाँ जाएं? अब नोहागर ढूंढने कहाँ जाएं? नोहागर इज़ रुदाली। अपने नसीब के गिरते सितारों को कहाँ थामें? अपने नसीब के गिरते सितारों को कहाँ थामें? आँखों में नूर, दिल में सुबूर बाकी नहीं है। अर्श के दिलावेज झूमर में
कोई फानूस ऐसा नहीं कि जहां दिल की शमा जला सकें, कोई नींद ऐसी नहीं कि जहां हर ख्वाब भुला सकें, कोई कब्र ऐसी नहीं कि जिसमें सदियों से बेगोरो कफन खुले मुंह पड़े हुए आरजुओं के मुर्दे को जला दफना सके। इस नज़्म का उन्वान है एक नई दुआ। उंगलियों में कलम और हाथ में कागज़ हो तो कुछ लिखने को जी चाहता है। उंगलियों में कलम और हाथ में कागज़ हो तो कुछ लिखने को जी चाहता है, लेकिन क्या? कलम लफ्ज़ों से बाहर नहीं जाता, कलम लफ्ज़ों से बाहर नहीं जाता, जैसे वो ज़बान की कैद में जकड़ा हुआ हो। इस कैद में तो सिर्फ अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, लोगों के ताल्लुक़ से, समाज की बाबत, दुनिया, उक़बा, मकान और लामकान और ज़मान के बारे में लिखा जा सकता है, या फिर इश्क की दास्तानों को झूठे विसाल या फिर सच्चे फिराक के बारे में। इन्हें छोड़कर मुझे कुछ और लिखने को जी चाहे तो क्या मैं कलम तोड़ दूं? क्या मैं कलम तोड़ दूं और कागज़ फाड़ के फेंक दूं और लफ्ज़ से बाहर आ जाऊं? तारीख़ और जोग्राफिया को नज़र आतिश कर दूं? अपने होंठों के लम्स से या अपनी आँखों की रोशनी से हवा पर वो लिखूं जो किसी ज़बान के झूठे तस्वुर का हिस्सा न हो। हवा पर वो लिखूं जो किसी ज़बान के झूठे तस्वुर का हिस्सा न हो, तेरा और मेरा हिस्सा न हो। जहाँ दिन हो ना रात, न कोई तस्वुर न बात, धूप हो ना बरसात, दरिया और पहाड़ भी ना हो, ना ही शहर और देहात, न भूख हो ना सैराबी, हर तरफ फैला हो एक ही रंग आबी, कबूदी आसमान की तरह, किसी रोशन मकान की तरह जिसकी बुनियाद हीरों से रखी गई हो, जो फानूस में रखी किसी शमा की तरह चमक रही हो, जहाँ से कोई रास्ता ना निकलता हो, ना किसी मंजिल की तरफ जाता हो, और जहाँ को सुबह का बोला शाम को घर लौट कर ना आता हो। ऐ खुदा अगर तू है, ऐ खुदा अगर तू है तो मुझे लफ्ज़ की कैद से निकाल, तो मुझे लफ्ज़ की कैद से निकाल। मैं ज़बान का मरा हूँ, मुझे संभाल और मुझे अपनी दोज़ख में डाल, ताकि मैं जन्नत में जाने के इंतज़ार में अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकूं, अपने आप को हार सकूं। इस नज़्म का उन्वान है ग़याब की चादर के करीब। नियर द चादर ग़याब, अननोन के चादर के करीब। जी चाहता है निकल जाऊं, जी चाहता है निकल जाऊं अपने आप से, जी चाहता है निकल जाऊं अपने आप से, अपने पाप से, दिल में फुनकारते सांप से। लेकिन जी के चाहने से क्या होता है? लेकिन जी के चाहने से क्या होता है? दुनिया के बूढ़े पीपल की छांव में किसी बेकल रूह का मालिक, एक अजनबी, नीम गुनूदगी के आलम में सोता है। अपनी निस्फ होशियारी में इसकी नीम ज़रखेज़ ज़मीनों में नफ़रत के जहरीले बीज बोता है। लम्हों को तोड़कर इनसे झूठ मूठ की तारीख़ बनाता है, लम्हों को तोड़कर इनसे झूठ मूठ की तारीख़ बनाता है। हर तरफ सरहदें सजाता है, हर तरफ सरहदें सजाता है। क्या जिस्म और रूह की सरहदें काफ़ी नहीं है? क्या जिस्म और रूह की सरहदें काफ़ी नहीं हैं? ऐसी हकीकतें कि जिनके टूटने से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर भी फसील तोड़कर बाहर आना चाहता हूँ, फिर भी फसील तोड़कर बाहर आना चाहता हूँ। मैं गला फाड़ कर गाना चाहता हूँ ऐसा गीत जो अभी किसी ने गाया नहीं है। मैं अपने आप से निकलकर बाहर की सैर करना चाहता हूँ, अपनी रूह और जिस्म के बग़ैर, अपनी सोच और फिक्र के बग़ैर, अपना ऐसा वजूद जो रूह नहीं है
शैतान भी नहीं है, ऐसा वजूद जिसका वजूद भी नहीं है। मैं निकल जाना चाहता हूं अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने आप से। मैं निकल जाना चाहता हूं अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने आप से। जिस्म जान की गठरी ढोते हुए बाल सफ़ेद हो गए, जिस्म जान की गठरी ढोते हुए बाल सफ़ेद हो गए। कमर झुक गई, खिजाब लगाऊं भी तो सर से झांकती रहती है। कोई शय अंदर से टीबी के मरीज की तरह खांसती रहती है। मैं गठरी से बाहर बालों की सफ़ेदी से, हमेशा जारी खांसी से टूटकर अलग हो जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा सरमाया न अंदर है न बाहर। मैं जानता हूँ कि मेरा सरमाया न अंदर है न बाहर। न मेरे ख्वाब सच्चे हैं न झूठे। सांसों की आमद रफ्त का नाम जिंदगी कब से पड़ गया। सांसों की आमद रफ्त का नाम जिंदगी कब से पड़ गया। सोचते सोचते दिलो दिमाग सड़ गया। सोचते सोचते दिलो दिमाग सड़ गया। मेरी पिटारी में लफ्ज़ों के छोटे छोटे सपोले हैं। मेरी पिटारी में लफ्ज़ों के छोटे छोटे सपोले हैं। अगर मैं उन्हें अभी ना निकालूं तो ये बड़े हो जाएंगे और पिटारी से निकल जाएंगे। मैं उनके निकलने से पहले ख्याल व ख्वाब, अफकार, वजीफ़ों, अस्कार और लफ्ज़ों से निकल जाना चाहता हूँ। लफ्ज़ों से निकल जाना चाहता हूँ। खुले मैदान में खेलना चाहता हूँ। अलिफ नंगा जैसे गयाब की चादर ने, जिसे गयाब की चादर ने सब कुछ छुपा दिया। अंधेरा बढ़ता जा रहा है। नन्ही सी अक्सरी शाखों पर चांदनी के वारिस सुरमई फूल मुस्कुरा रहे हैं। आंगन में चंपा महक रहा है। मैं भी दिल के दागों से ज़ियाबार हो गया हूँ। मैं भी दिल के दागों से ज़ियाबार हो गया हूँ। घर का दरवाज़ा बंद है, कोई देखे भी तो कुछ नज़र नहीं आता। तन्हाई ने सब कुछ छुपा दिया है। रास्ते की टूटी मंडेर पर किसी दिल जले ने एक अकेला दिया जला दिया है। यहाँ पर सुबह नहीं आती, रात का अंधेरा पल पल बढ़ता जा रहा है। इस नज़्म का उन्वान है दरवाज़ा कब से खुला है। दरवाज़ा कब से खुला है। हवा को सरसराते और पानी को बहते रहना है। हवा को सरसराते और पानी को बहते रहना है। आसमान को खलाओं में अपने आप में खोते रहना है। आसमान को खलाओं में अपने आप में खोते रहना है। ज़मीन को हमेशा अपने ही गिर्द घूमते घूमते मर जाना है। ज़मीन को हमेशा अपने ही गिर्द घूमते घूमते मर जाना है। मुझे हवा, पानी, ज़मीन, आसमान से ऊपर उभरना है। मुझे हवा, पानी, ज़मीन, आसमान से ऊपर उभरना है। अनंत कायनातों में सफ़र करना है। बेइंतहा खलाओं में लड़खड़ाते रहना है। रास्ता दर रास्ता, मंजिल दर मंजिल आगे बढ़ते जाना है। धर्म और अधर्म की ज़िंदगी तो बहुत जी चुके। धर्म और अधर्म की ज़िंदगी तो बहुत जी चुके। बैलों की रस्सी खोल दो, उन्हें जंगलों में वापस जाने दो। बैलों की रस्सी खोल दो, उन्हें जंगलों में वापस जाने दो। अर्श से फरिश्तों को नीचे आने दो। शैतान को अपने गार में लौट जाने दो। खुदा को अबद की नींद सुला दो। खुदा को अबद की नींद सुला दो। तमाम सहीफ़े जला दो। औरतों को बनाव सिंगार में मसरूफ़ रहने दो। इनमें कुछ अनजाने ख्वाब पलते हैं जो ज़माने को आगे ले जाते हैं, हमारी चिता को आग लगाते हैं। ये भी ना होगा तो फिर क्या होगा। ये भी ना होगा तो फिर क्या होगा। हम होने ना होने का फ़र्क जानकर क्या करेंगे। ख्वाब लफ्ज़ों से एहसास की डूबती कश्ती से निकले हुए बुलबुलें हैं, उन्हें डूब जाने दो। चलो दूर उस उफ़क़ पर जहाँ कई सूरज उभर रहे हैं। काले काले बादलों से कई चांद मुस्कुरा रहे हैं। इस मांगे के उजाले में हमें ठहरना नहीं है। इस मांगे के उजाले में हमें ठहरना नहीं है। यहीं कहीं कुछ अनहोनी और अनदेखी टहनियों पर फूल हैं। इन खिलते और महकते गुलाबों की टूटते पंखड़ियों के अंदर हमें छुप जाना है। खुशबू में ज़िंदगी बसर करने के लिए कांटे तो ज़रूर चुभेंगे, हाथ ज़ख्मी होंगे, आँखों से आंसू आएंगे, गालों तक जाकर कुछ देर ठहरेंगे, फिर मट्टी में मिल जाएंगे।
इस मट्टी की विभूति लगाकर फिर कभी न लौट आने के लिए अपने दिल के मंदिर में चले आए। दरवाज़ा तो कब से खुला है, इतने लंबे सफ़र के बाद दिल के देवता के चरणों में बैठने के अलावा हमारे पास और क्या काम है। यही तो हमारा अंजाम है, यही तो हमारा अंजाम। शुक्रिया। बशीर बद्र का नाम लिया साहब ने। एक शेर सुनाता हूँ, फिर अगले कवि। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। संजय जी के बारे में कुछ बताने से पहले उनकी एक कविता सुनाता हूँ। हुई ज्ञान से बड़ी किताबें, अर्थतंत्र के पुल के नीचे रखवाली में खड़ी किताबें, जंगल कटे किताब बनाई लेकिन चाल खराब बनाई, आदम गए अकील आ गए आकर अजब शराब बनाई, श्रम की पूजा करते करते मजदूरों से लड़ी किताबें, जैसे अपना हक आज़ादी ज्ञान हमारा हक बुनियादी, लेकिन उस तक जाने वाली राह नहीं है सीधी सादी, नीम फरेबी उन्वानों की बदआमोज़ गड़बड़ी किताबें। ये कैसी तालीम हो गई, अच्छी दवा अफीम हो गई, जैसे जैसे बढ़ी किताबें दुनिया ही तकसीम हो गई, जब दो कौमें मिलना चाहीं आपस में लड़ पड़ी किताबें। शब्दों के शौकीन झमेले इस दुनिया के पुस्तक मेले, इसके बदले में तू दे दे खुदा हमें 2 दर्जन केले, अगर मुदर्रिस ही खोटे हों क्या कर लेंगी सड़ी किताबें। नई किताबें नया आदमी बना सकें तो ठीक बात है, नया आदमी अधिक सभ्य हो ये थोड़ी बारीक बात है। नई किताबें मेहनत करके नए रास्तों को पहचानें और उन्हें धनवान बनाएं, स्मृतियों में गड़ी किताबें न हों ज्ञान से बड़ी किताबें। संजय चतुर्वेदी पेशे से डॉक्टर हैं, 1958 में पैदा हुए हैं। सितंबर के महीने में उत्तर प्रदेश में एक शहर है इटावा। लखनऊ के किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज से MBBS हैं, फिर MD हैं। और इनका पहला कविता संग्रह 1985 में आया था, जिसको अभी डिसोन करते हैं लेकिन दूसरा बड़ा संग्रह आया था 1993 में, प्रकाश वर्ष। उससे पहले इन्हें हिंदी का एक बहुत बड़ा सम्मान होता है युवा कवियों के लिए, भारत भूषण सम्मान, वो मिला था 1991 में। और फिराक सम्मान शायद भाई साहब कब मिला था, 97 में, शायद 97 में। लेकिन इस पहले संग्रह के बाद संजय जी एक तरह से खुद को उन्होंने डाल दिया एग्जाइल में। किताबें नहीं छापी, पत्रिकाओं में छपते रहते, किताबें संग्रह नहीं छपे। फिर कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कुछ हम लोगों की आपस की बात होती रही, और अचानक फिर ये पता लगा कि ये तो आदमी 30 साल से लगातार लिख ही रहा था। 2019 से किताबों को आने का सिलसिला शुरू हुआ तो 13 कलेक्शंस और आई, और उन 13 कलेक्शंस में हिंदी का जो आधुनिक हिंदी के जितने फॉर्म्स हो सकती हैं और उत्तर भारत की या भारतीय परंपरा की कविता के जितने भी फॉर्म्स हो सकते हैं, उन सब के साथ प्रयोग किए हैं, अकल्पनीय प्रयोग किए हैं। ऐसी ज़बान मैं दावे से कह सकता हूँ इस वक्त हिंदी में किसी के पास नहीं है। ऐसी भाषा, इतने तरह की भाषा, इतने शिल्प, इतने ऐसे इम्पॉसिबल फॉर्म्स पे काम करते हैं। जैसे इनकी एक छोटी सी कविता मैं सुनाता हूँ, और बहुत सटल, जैसे हिंदी में हुआ, कविता में क्या हुआ है बहुत लंबे समय से, कवि बहुत गंभीर हो गए हैं। उन्होंने कविता में मज़ा लेना बंद कर दिया है। जैसे मिर्ज़ा गालिब कहता ना कि बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल ख्वां हो गई, बात है कुछ। तो अब कवि बड़े गंभीर हो गए। संजय जी ने उसको तोड़ा है और बहुत गंभीर बात को बहुत सलीके से कहते हैं, और भाषा उठाते हैं किताबों से नहीं, गलियों से, सड़कों से भाषा उठाते हैं। दिल्ली की बसंत सेनाएं की कविता है, थोड़ी सी हिंदी है उस तरह की।
सहमत हिंदी लोगों में मुंशी जी अब खेल अजब खेल है नूरे का, शोभित कर नवनीत लिए सो निकसत राग हजूरे का। मीरा सूर नज़ीर कबीरा सारे ढक्कन होत भये, अब तो भैया कल्चर पे भी हमला है लंगूरे का। अब ये जो इनका इसमें 2 लाइनें हैं, ये भारत के मॉडर्न एस्थेटिक्स को इतना सलीके से डिफाइन करती हैं। दर्शन, थोड़ा चूंकि वो देशज भाषा यूज करते हैं, दर्शन था शैलेंद्र का, ही इज रेफरिंग टू शैलेंद्र, शंकर शैलेंद्र जो हमारे गीतकार थे। दर्शन था शैलेंद्र का तहरीर उतारी शंकर ने, शंकर जयकिशन ने। कला पार की बाँचें उसको गाना राज कपूरे का। गीत तो लिख रहे हैं शंकर शैलेंद्र, बना रहे हैं धुन शंकर जयकिशन, और हमारे जो हिंदुस्तान की जो कला पार की जनता वो कह रही है देखो राज कपूर का गाना आ रहा है। आदम सेना शिव सेना पे चढ़ जा बेटा फरमाई, दिल्ली की बसंत सेनाएं रस पी के अंगूरे का। मरी बेचारी जनता उल्लू सीधा भया मसीहा का, संसद जाए मदारी बैठा सत्यानाश जमूरे का। चढ़ी चाशनी कल्चर की तो लगे हाथ पर मारत भी, निरंकार है प्रगतिशीलता अगम पंथ कोई सूरे का। हाथ लंगोटी आई सारे भूत भाग के निकस गए, महिमा मिली क्रांति का सपना हो गया दूरम धूरे का। एक छोटी सी कविता और फिर संजय जी को बुलाता हूँ। बहुत छोटी सी कविता एक है, मिडिल क्लास की पोल, 4 पंक्तियां हैं। सदी 20वीं बीत के अब बजाऊती ढोल। भाई साहब अवधि है ब्रज है, दोनों का, ये ब्रज और अवधि भाषा का मिश्रण है। सदी 20वीं बीत के अब बजाऊती ढोल, मिडिल क्लास ने खोल दई मिडिल क्लास की पोल। मिडिल क्लास की पोल कछु ऐसी रुत आई, घर में खड़ा अकाल चौक पर बटी मिठाई। मुझे पता नहीं संजय जी इन सबको सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे, लेकिन अगर आपकी आधुनिक कविता हिंदी कविता से रुचि कम हो रही है, नहीं है, तो आप खोज के इनको पढ़िए। खोज लगातार लिख रहे हैं और हर रोज़ कुछ उनका, हर हफ्ते 2 हफ्ते में बहुत सारा नया आता है। और मैं हैरान होता एक आदमी कैसे इतना सब लिख सकता है। डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अपने एक बड़े अस्पताल में, तो वो भी सब करते हैं। इनकी कविता में हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी, उर्दू, ब्रिज, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी भी कई बात है, और मेरे इलाके की कुमाऊनी भाषा के भी कुछ शब्द कभी इस्तेमाल करते हैं। और मैं समझता हूँ बहुत बोल लिया मैंने, भाई साहब प्लीज। बहुत बहुत आभार अशोक जी, सभी का बहुत बहुत आभार। दर्शना जी ने और अरुंधति जी ने जो ईमेलिंग पिछले कुछ हफ्तों से हो रही थी, उसमें इस बात का जिक्र बार बार किया कि दैट यू मस्ट शेयर विद अस समथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप विद एंड टू पोएट्री। तो मैं फंस गया। आई हैव नेवर बीन एजुकेटेड, फॉर्मली एजुकेटेड इन लैंग्वेजेस एंड लेटर्स। मैं सोचने लगा मैं क्या बताऊंगा। I feel so small in the company of such illustrious people who have so much to tell about their struggle with letters. मैं उस दुनिया में एक स्ट्रीट कैरेक्टर की तरीके से ही दाखिल हुआ, अभी भी वही हूँ। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा अपने बारे में बताने को और साझा करने के लिए है नहीं। तो वो बार बार आकाशवाणी सी होती रहती है कि तारुफ में क्या लगाएं 400 चूना गुरु, हासिल तमहीद हैं कुछ चेपियाँ कुछ कतरने। तो वो चेपियाँ कतरने अभी रखूँगा, लेकिन एक दूसरा पस मंज़र भी रहता है, दूसरी आवाज़ भी आती है हमेशा। हिंदी पट्टी में पैदा हुआ हूँ, बाबा तुलसीदास ऊपर हमेशा रहते हैं। तो वो ये वल्लभाचार्य का अष्टछाप निरंतर रहता है। ब्रिजवासी हूँ, ब्रिजभाषी भी शायद रहा हूँ। सभी ज़ुबानें हमारी हैं, इंडो यूरोपियन पूल की तो सभी ज़ुबानें हमारी हैं। ये कुछ वैसे ही है जैसे आप लोगों में बहुत से लोग कन्नड़ बोलते होंगे। व्यासरैया को कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आवाज़ ये आती, तेरे जानने न जानने से होता क्या है, व्यासरैया तेरे साथ है लगातार। तो वही है कि, और उसके साथ माधवाचार्य है, हालांकि वो व्यासरैया जो बात कर रहा है वो पुष्ट मार्ग की बात कर रहा है, वल्लभ
शुद्धाद्वैत जैसी बातें कर रहा है, सगुण भक्ति की बातें कर रहा है। और कौन है वो शिष्य? किसका है? माधवाचार्य का शिष्य है। माधवाचार्य का निरंतर संघर्षण जिस श्री रामानुजाचार्य से रहा, वह भी उसके साथ ही चल रहा है। तू चाहे या न चाहे, मैं चाहूँ या न चाहूँ। रामानंद आ गए काशी में, उन्होंने दक्षिणात्य ब्राह्मणों ने उत्तर के ब्राह्मणों को पराभूत किया। और कौन ले गया? कबीर एक हाथ से गोरखनाथ को पकड़े हुए, गोरक्षनाथ को पकड़े हुए, एक हाथ से रामानंद के सहारे रामानुजाचार्य को पकड़े हुए है। और वह पूरी हिंदी पट्टी को आंदोलित करता है, लगभग आज भी कर रहा है आंदोलित। तो ये सारे लोग हमारे साथ हैं। हम तो बार बार ये बात आती है कि तू चाहे या ना चाहे, तू होता कौन है अपने बारे में बताने वाला कि तू निरक्षर है। और यह भी एक इंसाइट कभी कभी पैदा होती है बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कि illiterate people are not uneducated people. I may be illiterate in letters, but I'm not uneducated in letters. तो वो एज ए स्ट्रीट पोइट, वो बार्डिक ट्रेडिशन तो आती ही है हम सब के साथ, वो एक हिंदी पट्टी के वोटर या मतदाता की तरह आती है। और पहली कविता में मैं उस रिलेशनशिप को भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश है। थोड़ा पस मंज़र बताना चाहूँगा। 1995 की इंडिया टुडे की साहित्य वार्षिकी में ये कविता छपी थी। तो 1995 की कविता है। उसके बाद फिर मैं 2 कविताएं अभी हाल की, फिर मैं जैसा अशोक जी ने जो बात की, आंचलिक जो प्रयोग हैं मेरे, वो टाइम कीपिंग का थोड़ा सा मुझे सावधान कर दीजिए। मतदाता, और ये मेरी रिलेशनशिप भी है काव्य जगत से, विचार जगत से। मैं टैगोर के बारे में कुछ विचार रखता था, लेकिन अब नहीं रखता, क्योंकि इससे बंगालियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती। ईसाई दुनिया में इतने मजबूत और खाते पीते थे कि बिना ठेस के भी चोट कर सकते थे, इसलिए ईसा के बारे में सोचना बंद कर दिया। मोहम्मद साहब इस्लाम के अलावा एक ऐतिहासिक व्यक्ति भी थे, लेकिन मुसलमान उन पर इस कदर और इस हुनर काबिज थे कि मोहम्मद साहब के बारे में सोचना बंद कर दिया। मैं सोचना चाहता था, लेकिन मैं नहीं सोचता था। मैं सोचता था कि सोचना और जीना एक चीज़ है, लेकिन सोचने से जीवन को ठेस पहुंचने की संभावना थी। मैं वर्ण व्यवस्था के बारे में सोचना चाहता था। मैं सभी संतों को ब्राह्मण, दृष्टाओं को ऋषि, कारीगरों, कलावंतों, मेहनतकशों को द्विज मानता था, लेकिन ब्राह्मणों के नाम पर ऐसे घटिया लोग जमे हुए थे जिन्हें इन बातों से ठेस पहुंचती। मैं अंबेडकर के बारे में सोचना चाहता था, लेकिन उनकी मूर्तियों के बारे में भी और उन ज़मीनों के बारे में भी जिन पर वे काबिज थी। मैं खुशवंत सिंह और शोभा डे जैसी फितरतों के बारे में कुछ निश्चित विचार रखता था, लेकिन ऐसे लोग भी दुनिया में काफ़ी थे और ठेस लग सकती थी। मैं संजय गांधी और संजय सिंह जैसे लोगों के बारे में भी कभी कभी सोचता था, लेकिन इससे युवक कांग्रेस और इसी तरह के अन्य तत्वों को ठेस पहुंचती। मैं दस्यु रानियों, दस्यु राजाओं और उनके द्वारा मारे गए लोगों की आत्माओं के बारे में सोचता था। मैं हत्यारों और उनके कला दलालों के बारे में सोचना चाहता था, लेकिन इससे कला की स्वायत्तता को ठेस पहुंचती। मैं प्रॉपर्टी डीलर्स के बारे में सोचता था जो इस देश के हुक्काम थे। मैं असरदार लोगों के बारे में सोचता, कभी उनके मानव अधिकारों, कभी उनकी अग्रिम जमानतों के बारे में। जैसे असरदार होना आजीवन पाप की अग्रिम जमानत हो। लेकिन मैं किस किस के बारे में सोचता? मैं हिटलर और हिरोशिमा के बारे में एक साथ सोचना चाहता था, स्टालिन और निक्सन के बारे में भी। लेकिन मैं जानता था जो हिटलर के बारे में सोचते हैं वे हिरोशिमा के बारे में नहीं सोचते। हालांकि मैं यह भी जानता था कि नागासाकी या वियतनाम अमेरिका के निजी मामले नहीं थे, और यह भी कि दोनों जगह
गिनती को बेमतलब कर देने वाली तादाद में निर्दोष नागरिकों को मारा गया। धीरे धीरे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर लफंगों का कब्जा होता जा रहा था। यह अपराधियों के बारे में सोचने का समय था, हरामकारों के बारे में। हम उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते थे और वे हमारी जिंदगी को ठेस पहुंचा रहे थे। मैं वोट देना चाहता था, लेकिन किसी निशान पर मोहर लगा देने से मेरे मत का पता नहीं चलता। मैं हुल्लड़, कीर्तन, रतजगों और सपनों में खलल देती अजानों से तंग आ चुका था। मैं चाहता था सोचूं और नहीं सोचता था। सोचना और बोलना एक चीज होती। मैं हिंदू जीवन जीने की कोशिश करता था, लेकिन उससे हिंदुओं को ही नहीं, मुसलमानों को भी बड़ी तकलीफ हो सकती थी। बस समाज में अभी जगह थी कि मैं कालिदास और सूरदास के बारे में सोच सकता था। पीपल, यमुना और हिमालय के बारे में अपने विचार रख सकता था और गैलीलियो पर स्वतंत्र रूप से बोल सकता था। उससे किसी भड़वे को कोई मतलब नहीं था। मैं संविधान और न्यायपालिका के बारे में सोचना चाहता था, लेकिन मैं नहीं सोचता था। मैं राजनीतिक रूप से सही होना चाहता था, लेकिन मैं पाता था कि ऐसा करते करते मैं इंसानी रूप से गलत होता जा रहा हूं। दो कविताएं अभी इसी साल मार्च में लिखी हुई, 1 मार्च और 3 मार्च को लिखी हुई कविताएं। पस मंजर आप समझ जाएंगे। यह युद्ध है भाई साहब, बड़ा और लंबा युद्ध। कोई 5 साल से ज्यादा चलने वाले युद्ध का पहला युद्ध। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी सबको। सब मतलब सब, मतलब मैं जानबूझकर नहीं बोल रहा हूं। बाजार पर बम गिरेंगे, बहार पर बम गिरेंगे, सब पर बम गिरेंगे। सब मतलब सब। ऐसे बम जो अब तक कहीं नहीं गिरे। मानवता तो उल्लू की पट्टी सदा निर्दोष ही होती है। बम किन्हीं और प्राणियों ने बनाए थे, किन्हीं और प्राणियों के समर्थन से, किन्हीं और प्राणियों की मेधा और परिश्रम से, किसी और दुनिया में चलने के लिए। मानवता तो उल्लू की पट्टी सदा कविताओं में निवास करती है, पोस्टरों में, मोमबत्तियों में, चुकंदरों के पुष्पगुच्छों में, भगंदरों के विमर्श में। राष्ट्र संघ की गुट निरपेक्षता में, सशस्त्र प्रगतिशीलता के आत्मघाती शील भंग में, कलारियों की हरमजदगी में, हरामियों के हुड़दंग में। सर्वाधिक सशस्त्र लोग सर्वाधिक शांतिप्रिय होंगे। सर्वाधिक युयुत्सु लोग युद्ध टालते रहने की सबसे ज्यादा कोशिश करेंगे और यही कारण होंगे युद्ध चलते रहने के। शांति के सबसे हिंसक और नरभक्षी पुजारी इकट्ठे होकर अपने दुश्मनों को घेर लेंगे। विश्व मानवता, विश्व मोमबत्तियां, विश्व पुष्पगुच्छ, विश्व जिमखाने और विश्व हरमजदगियां एकजुट होकर विश्व हथियारों और विश्व बाजारों के साथ पहचान लिए गए अलग थलग पड़े दुश्मनों को घेर कर मारेंगी। वहां मानवता नहीं, वहां निर्दोष लोग नहीं रहते। बहुत लोग कुछ लोगों को मारेंगे, फिर बहुत लोग बहुत लोगों को मारेंगे, फिर कुछ लोग सभी लोगों को मारेंगे। सब मतलब सब। बाजार भी हमारे थे, बहार भी हमारी थी, बम भी हमारे ही थे,
गिरेंगे भी हम पर। युद्ध में हमारा हिस्सा है, बाजार में हमारा हिस्सा है, बहार में हमारा हिस्सा है, हम युद्ध का हिस्सा हैं। और दूसरी कविता है जो 4 मार्च 2022 को लिखी गई। कोई जूम मीटिंग से संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करता है और तरह तरह के लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। 4 मार्च 2022 को संयुक्त निर्दोष। सुलह का कोई रास्ता निकले अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। भसड़ मची रहे, आग लगी रहे, छोटे छोटे इलाकों में बड़े बड़े मसले पैदा होते रहें, बड़े बड़े मसले छोटी छोटी सरकारों को उलझाए रहें, सरकारें मसलों की कठपुतलियां बनी रहें, सरकारें मसला पैदा करने वालों की कठपुतलियां बनी रहें, सरकारें कभी सरकार न बन पाएं। वे संयुक्त राष्ट्र बनाएं, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त कठपुतली बना रहे, संयुक्त कठपुतली में संयुक्त सरकारें, कठपुतली तानाशाहों की कठपुतली सरकारें, लोगों द्वारा चुना हुआ कठपुतली लोकतंत्र, कठपुतली लोकतंत्र की लोकतांत्रिक कठपुतलियां, सारी कठपुतलियों की संयुक्त कठपुतली, संयुक्त कठपुतली में संयुक्त मानवता, गीली मानवता, चिपचिपी मानवता, सदियों तक चलने वाली नरभक्षी मानवता। संयुक्त राष्ट्र में सब, सब मतलब सब, संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त समितियां, संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त तालियां, संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त संदेह, संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त अनुच्छेद, संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त छेद, संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त भर्त्सना, संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त बकलोलियत, संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त हमजोलियत, संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त चकलोलियत, संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त जिमखाना, संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त कलारी, संयुक्त राष्ट्र में कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। सारे हिंदू थे, द्रौपदी को उघारा किसने? सब मुसलमान थे, हसनैन को मारा किसने? सारे हिंदू थे, द्रौपदी को उघारा किसने? सब मुसलमान थे, हसनैन को मारा किसने? फिर भी इंसान से कोई राह सी निकलती है, सब हरामी थे, किया रमज़ व इशारा किसने? फिर से उफ्ताद की सूरत में कौन आया है, फिर तलाशा है उसी मर्ज का चारा किसने? हम चूँ आगम, हम ही निगम, हम ही संबोध रहे, आसमानों को ज़मीनों पे उतारा किसने? खो दिया जिसको अकीदे की तेगबाजी ने, उसी औसान को घबरा के पुकारा किसने? और अब फिर से माई रिलेशनशिप टू एंड विद पोइट्री। हमने दुनिया को किताबों से न देखा मामू, हमने दुनिया को किताबों से न देखा मामू, जामिया में तो कबू पाँव न रखा मामू। जामिया नाम से एक इदारा भी है, उससे मेरी मुराद नहीं है। जी 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 हाँ, और मेरी मुराद यूनिवर्सिटी माइक्रो, मेरी मुराद जामिया के मैक्रो से है। द tyranny of higher education and the global syndicate that works under the garb of evidence-based research, knowledge generation and वो एक तरीके से एक रूलिंग क्लास की एक ऐसी एल्गोरिदम है जिसमें सारी मानवता फंस जाती है और फिर वो छटपटाती है। एंड वी ऑल फील सो हेल्पलेस
हम जैसे एक लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फेंट्री सोल्जर की जो हालत होती है वो नॉलेज जनरेटर्स की हालत हो जाती है. दोज हु थिंक दे आर लीडर्स इन नॉलेज जनरेशन, दे आर ऑल्सो एज मच अ विक्टिम एज द everyone, each one of them is a victim. हमने दुनिया को किताबों से न देखा मामू, जामिया में तो कबू पाँव न रखा मामू. खैरियत है कि खबीसों से वास्ता न हुआ, खैरियत है कि चुड़ैलों से बच गया मामू. खैरियत है कि इबादत है इबादत जैसी, खैरियत है कि दुआ जैसी है दुआ मामू. खैरियत है कि तमन्ना है तमन्ना जैसी, खैरियत है कि सदा जैसी है सदा मामू. खैरियत है मेरी रोटी में मेरा आटा है, खैरियत गर्चे तंदूर मखंडूस का ढाबा मामू. खैरियत है मेरी बोली में नमक मेरा है, खैरियत है मेरी दानिश में है खुदा मामू. दुई 2021 पखेरू, ये वीर छंद है. वैसे अब देखिए छंद जिसके भी हाथ में लग जाए इट्स अ वर्म होल, और जो हमें पुरखों से बात करने की बाज़ औक़ात तौफीक देता है. छंद में वो ताकत होती है. कई बार कंटेंट से मतलब नहीं रह जाता, जैसे संगीत का कई बार बोल से मतलब नहीं रह जाता, वो अपनी परवाज़ उड़ता है. तो ये वीर छंद है. अब जयशंकर प्रसाद के हाथ में लग गया तो कहते एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़िया चेतन. लेकिन वैसे ये मरने मारने का छंद है. वीर छंद पूरा आल खंड का जगने का छंद जो है, बड़े लड़िया महुबे वाले वो वाला जो छपक छपक तलवार. तो जो कहते हैं ना कि बरस 18 छतरी जीवे आ गए जी तब तो धिक्कार. तो 2021 लिखूं मैं, कहा लिखूं कुछ कहा न जाए. कैसन कैसन जुग जुग बोधक जंगल बीच गए बिलमाए. तुलसी जैसो सम्यक चेता जगनिक जैसो प्रलयंकार. काशी करुणा मघर आई अस गोरख ने दही पुकार. अगम उडारी पार अटारी सूर पखेरू रहा उड़ाए. मन नहीं ठौर रहो चिंता मनि अष्ट छाप देहरी खटकाए. हम मीरा हम पीर कौन की कौन देश को लगो सराप. सजल नयन हम विद्रोही हमन सत्य सो भारी पाप. तुलसी मरियव गोरख मरियव करुणा मरियई मगहर क्यार. सूर पखेरू गए उडारी कुंद भई जगनिक की धार. और अंतिम है, समय है, अंतिम है ये. वैसे तो बहुत लंबी है ये, लेकिन उसके मैं पहला खंड उसका पढ़ के सुनाता हूँ. ट्रिविया जो जिसको एल्यूट कर रहे थे अशोक जी. क्या वैसे महाभारत का जो छंद है, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक अध्याय है, और उसको जैसा गणेश जी को सुनाया कृष्णद्वैपायन पायन व्यास ने. और कृष्णद्वैपायन पायन व्यास क्या सोच रहे थे, क्या संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को, युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, मेरठ में वो बैठे हुए हैं, और वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सुन रहे हैं. उस महाभारत के एक हिस्से को हम श्रीमद् भगवद गीता, लेकिन वो उसका छंद जो है उसका एक छंद है, वो अनुष्टुप छंद है. मैं अनुष्टुप मैं अनुष्टुप मैं अनुष्टुप हम हुआ था वही सारी उम्र फिर भी अनुष्टुप कम हुआ. ताहिरे दरमादा कोई बोल उठता था अगर एक सन्नाटा सा छा जाता था कोह दश्त पर. ये जोश मलिया बात है. कृष्णद्वैपायन व्यास की उंगली पकड़ लेते हैं, और कितने हजारों साल का गैप है इनमें. और ये पूरा वही है, यद जो हो सिद्धासियत यद तपस्या से कौन थे यद तत्कुरुष ममार्पणम. पूरी गीता उसी में है. क्या अनुष्टुप की अदा क्या रोटियों का बांकपन. ये हिंदवी है. इस हिंदवी में जुबानों के फर्क का कोई ज़मीन ही नहीं बचती. वो सब पूरा एक मेल्टिंग पॉट मिक्सी में चला जाता है. क्या अनुष्टुप की अदा क्या रोटियों का बांकपन. आज मेरे दिल में आया क्या असर पैदा करूं. अन्न में इक्सीर अमृत में नज़र पैदा करूं. पार दरिया आसमानों के गुज़र पैदा करूं. कौम को बेदार कर दे वो हुनर पैदा करूं. सोच के मैं घुस गया सीधा रसोई गाह में. ना तो अम्मा ना बुआ कोई न था इस्लाह में. इस्लाह मीन्स मॉनिटरिंग एंड कोर्स करेक्शन. सोच के मैं घुस गया सीधा रसोई गाह में. ना तो अम्मा ना बुआ कोई न था इस्लाह में.
दे पलीता आग को ऊपर कढ़ाई मार के, जाने कैसे हाथ आए आसमां के पार के। अग्नि पे षड्रस चढ़ा, धनवंतरी चढ़ने लगा, बेखुदी ऐसी दिले ख्वाबावरी चढ़ने लगा। ताप जो तड़का खलाई माल ऐसा आ गया, रुद्र पे कंदर्प का भौकाल ऐसा। रुद्र नीचे से जो आग जल रही, मार्स, कंदर्प कामदेव, विनस, और जो कीमिया है उसका जो स्वीटनेस है। रुद्र पे कंदर्प का भौकाल ऐसा आ गया, गाय का घी तमतमाया, डागदर को धो दिया। खाण आई थोक में, सारे जहर को धो दिया। जायफल इत्तू सा वो भी सूरमा बनने लगा, घर में बासी रोटियों का चूरमा बनने लगा। चूरमा जिसने न खाया उसको कोई क्या कहे। अब बहुत लोगों के मन में आया भाई ये क्या भला है। चूरमा जिसने न खाया उसको कोई क्या कहे, बावरा अगर हो मुकाबिल किसको कोई क्या कहे। ये वो शय जिसके लिए लैला ने उल्फत छोड़ दी, एक चम्मच खा के मजनू ने मोहब्बत छोड़ दी। ये वो शय जिसके फूल ने खुशबू, शहीदों ने शहादत छोड़ दी। हिल गया औसान सो ईमान ने उम्मत छोड़ दी। ये वो शय जिसके लिए आदम ने जन्नत छोड़ दी। आदमी की क्या कहें, अल्लाह ने खलकत छोड़ दी। चूरमित सारे सितारे, चूरमित है कहकशां, और पट्टे पूछते हैं क्या भला है चूरमा। एक नन्ही सी खुशी शामो सहर तनवीर हो, रोटियों में गुड़ रहे इंसान में तासीर हो। थैंक यू। हमारे चौथे कवि हिंदी के एक और अत्यंत प्रयोगधर्मा कवि श्री देवी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म भी अगस्त में ही हुआ 1958 में। यानी कि देवी प्रसाद जी, आप कविताई में मुझसे बड़े होंगे लेकिन उम्र में 6 साल छोटे हैं। मैं आपसे बड़ा हूँ 6 साल। तो आपने बीए किया इलाहाबाद, प्रतापगढ़ में आपका जन्म हुआ, और बीए किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और 2 साल एमए इतिहास की पढ़ाई भी की, लेकिन इम्तिहान नहीं दिया। और उसके बाद एक कठिन जिंदगी को उन्होंने अपनाया, और इलाहाबाद, दिल्ली, बम्बई में पत्रकारिता और कॉलम लेखन किया। साथ ही भारत और विश्व इतिहास और संस्कृत का गहरा अध्ययन किया। शास्त्रीय सिनेमा में इनकी गहरी रुचि है, और खुद कवि कथाकार होने के साथ साथ फिल्मकार भी हैं। बल्कि इनका कहना है कि इनकी रोजी रोटी फिल्म बनाने से ही चलती है। 1987 में इन्हें कविता के लिए भारत भूषण पुरस्कार मिला, जिसका जिक्र किया था पांडे जी ने, आपको भी मिला। शरद बिल्लौरे पुरस्कार और संस्कृत सम्मान भी आप पा चुके हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो आपने बनाई हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। नज़ीर अकबराबादी और महादेवी वर्मा पर भी आपके वृत्तचित्र हैं। पहला कविता संग्रह 1989 में आया, प्रार्थना के शिल्प में नहीं। बल्कि एक कविता भी है इसी नाम की, प्रार्थना के शिल्प में नहीं, और मैं चाहूँगा कि अगर आप पढ़ें उस कविता को तो अच्छा रहेगा। वो एक ही कविता ऐसी है कि किसी को बहुत बड़ा कवि बना दे, छोटी सी कविता। बहुत लिखा और छपे भी बहुत, लेकिन पुस्तकों के रूप में नहीं। अब ऐसा बता रहे हैं कि अगले साल में 10 या 11 किताबें एक साथ आने वाली हैं, क्योंकि इनको डर है कि इनका जो लिखा और छपा है वो शायद कोई और एडिट करके अपने नाम से छपवा लेगा। तो इसलिए राजकमल अब उनको छाप रहा है अगले साल ये। और 2022 में इनका एक दूसरा कविता संग्रह इतने सालों बाद आया है, जिधर कुछ नहीं। ये नई जमीन तोड़ती हुई कविता है। एक ही कविता है जिसका ये पूरा कविता संग्रह है। और गाजियाबाद में रहते हैं देवी। एक गहरी समझ के कवि हैं, मेरे पसंदीदा कवि हैं।
एक गहरी ईमानदारी, गहरी अनुभूति और सहानुभूति के कवि हैं, और साथ ही साहसी, अकेले चलने को तैयार हैं लेकिन सज्जन, बहुत अत्यंत प्रयोगधर्मा। मैं चाहूँगा कि देवी जी आएँ और रसास्वादन कराएं अपनी कविता का। नहीं, ये डर नहीं है कि कोई और छपवा लेगा। मैं असल में कि कोई और संपादित करेगा तो पता नहीं क्या रखे क्या छोड़े, तो ये इसलिए अपने रहते हुए वो चीज़ें आ जाएं तो अच्छी है। मैं कविता के माध्यम से ही कविता के साथ अपने रिश्ते को बताऊंगा। 15 अगस्त को देश आज़ाद जैसी कोई चीज़ हुआ और उसी के आसपास में पैदा हुआ। जन्म के समय मेरे पांव पहले आए, आम राय थी यह भटकता रहेगा। नदियों की तरह मैं शहरों और शिल्पों और वस्तुओं को छोड़ देने का वानप्रस्थ था। मैंने जल्दी ही समझ लिया कि सबसे बुरी कविताएं नदी के किनारे बैठकर या राइटर्स रेजिडेंसी में लिखी जाती हैं। तमाम दुर्भाग्यों के बावजूद मैं कविता में MAF करने और आदमखोर दार्शनिकता से बच गया, और जल्दी ही मैंने फाड़ दी समकालीन कविता की स्टाइल शीट। मैं देखता रहा गरीबों का शहरों में आना और वामपंथी विचारकों का अमेरिकी विश्वविद्यालयों में लगते जाना। बौद्धिक निठल्लापन, मैनहट्टन में हडसन को देखते हुए बदजात अंग्रेजी में लिखी जाती किताब कि क्यों नहीं सफल हो रहा भारत में साम्यवाद। प्रेम बाज दफ़ा फंसाव लगता था और आधी रात सुख से भाग लेना किसी खोज में तब्दील होता भी था या नहीं, पता नहीं। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा बताकर ज्ञान के उद्योग की संभावनाएं लगभग समाप्त कर दी थीं। मुझे तो भूख ही हर दफ़ा उतनी ही मौलिक लगती थी। मैं सीन के कोने में पड़ा एक्स्ट्रा था, सुपरस्टारों की छुट्टी कर देने की संभावना से भरा। मेरे पास शाप थे और तिब्बत से सिद्धों की पांडुलिपियां खच्चरों पर लेकर लौटते राहु सांकृत्यायन की तरह कई टन वृत्तांत। मणि कर्णिका की तरह मैं सुलगता रहता था। अगली कविता है, मुझे नवंबर इसलिए याद रहेगा कि इसकी किसी तारीख में मुझसे 4.25 साल बड़ी लड़की ने कहा कि वह मुझसे इसलिए प्रेम करती थी क्योंकि मेरी शक्ल की बनावट और हकलाहट उसके एक पुराने प्रेमी से मिला करती थी। जाड़ों की शुरुआत के दिनों में उसके होंठ सूखे थे, बाल उलझे थे, नाक लाल, चेहरा सफ़ेद, आँख और त्वचा से कुछ झरता सा था। वह इतना रो चुकी थी कि उसने हंसना शुरू कर दिया था। उस दिन मेरी मोहब्बत पास के तालाब में डूब गई। पुरानी रैले साइकिल लेकर शहर के सबसे पुराने सिनेमा घर मनहर में पहुंचा। लड़खड़ाते हुए ब्लैक में अंधेरा और टिकट खरीदा। थिएटर के भीतर प्रेमिका को गरियाते हुए डायन, चुड़ैल, दगाबाज, फेरवा में फिल्म देखता रहा। उदास देवदास ने खा लिया सल्फास। मैं बच गया क्योंकि मैं मरा नहीं। मेरा ख्याल है कि इस बात पर इतना उखड़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक प्रेमी की शक्ल दूसरे प्रेमी से मिलती ही है और एक अधिनायक की शक्ल दूसरे अधिनायक से। दुनिया के तमाम ईश्वरों के चेहरे एक दूसरे से मिलते ही हैं। हो सकता है कि सालों बाद मेरी वह प्रेमिका मुझसे जब मिले तो कहे कि तुम्हारे बाद जो 3-4 प्रेमी मिले उनकी शक्लें तुमसे मिलती थी। इस तरह, अब इसको इस तरह से करते हैं कि जिसे उस तरह से
करते आए थे। इस तरह से करने का मतलब होगा कि बिल्कुल नए तरीके से करना, नए तरह से करना। बिल्कुल नए तरह से करने का मायने होगा कि बिल्कुल पुराने तरीके से नहीं करना। लेकिन बिल्कुल नए तरीके से बिल्कुल पुराने तरीके को भुला पाना आसान नहीं होगा। अब देखो, बिल्कुल नए तरीके में बिल्कुल पुराने तरीके के दो शब्द हैं, तो जो बिल्कुल नया है वह बिल्कुल नया नहीं हो पाता। मतलब कि बहुत नई भाषा में मैं, तुम, हम, हमारा, तुम्हारा वगैरह कहाँ बदलते हैं। बहुत नई भाषा में बहुत पुरानी चीज़ें बनी रहती हैं। इसलिए बहुत नए मनुष्य में बहुत पुराने मनुष्य का बहुत कुछ होगा। मसलन रक्त का बहना और नंगे होकर नहाना। मोहम्मद अली, जैसे मोहम्मद अली ने कहा कि वह वियतनाम में युद्ध लड़ने नहीं जाएगा, मैं भी कहता रहा कि मध्यवर्गीय महत्वाकांक्षा का फिदाई नहीं हूँ मैं। मोहम्मद अली को जेल में डाल दिया गया, मैं भटकता रहा भारतीय अर्थ और समाज के खुले जेल में, ढहते हुए शहरों के काले पानी में। मोहम्मद अली की तरह 12 साल की उम्र में मैंने लड़ना सीख लिया था। कविता मेरी मुक्केबाजी थी। जैसा कि मोहम्मद अली ने एक कवि की तरह कहा कि वह तितली की तरह उड़ता था और मधुमक्खी की तरह डंक मारता था, मैं भी घायल, रुआंसा और कटखना था। मोहम्मद अली की तरह मार खाता, कभी कभी जीतता। सही के कटे फटे कछारों में घूमता, सही के कटे फटे कछारों में या यमुना और गंगा के मैदानों में मैं विकल था कि अपनी अद्वितीयता का भार उठाए नहीं उठता था। आटे की बोरी की तरह अपने होने का आह्लाद कंधे तोड़ देता था। तो घिरे हुए मोहम्मद अली सा मैं कह पड़ता था कि मैं हूँ महानतम। अपनी गरिमा के सन्नाटे में जैसे हर कोई कहता है कि मैं हूँ महानतम, कहना भी चाहिए कि आई एम द ग्रेटेस्ट। मोहम्मद अली के कहने की तरह कि मैं हूँ अमेरिका, मैं भी कहता रहा कि मैं हूँ हिंदुस्तान, अपने निर्वासन और बहिष्कार के विषम में। सत्य तक पहुंचना, थाने में सत्य को पाने की कोशिश की जा रही थी, पीटते जाना उस प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा था। बताएगा कि नहीं, और कुछ नहीं किए साहेब। हिंसा और निरुपायता के दो भाषिक छोर थे। जिस घर में यह वारदात हुई थी, उस घर की लड़की ने वे रुपए कंडोम का पैकेट खरीदने के लिए छिपकर निकाल लिए थे। यह बात बहुत नर्वस लड़की ने इल्ज़ाम लगाने वाली माँ को बताई, जिसने किसी भी हाल में बेटी को चुप रहने के लिए कहा। अगर यह बताने से लड़के की जान भी बच सकती है तो भी। पुलिस को भी पूछताछ और मारपीट के दौरान सच का पता चल ही गया, लेकिन तब तक लड़के को इतना पीटा गया था कि वो मर गया। दोपहर तक एक अज्ञात तथ्य की पुष्टि हुई कि उसकी मौत गले में गमछा कसकर आत्महत्या करने से हुई, इस अपार अपराध बोध से कि उसने 200 रुपए की चोरी की थी। इस तरह की एक चिट लड़के के जेब से मिल भी गई। जो लड़का मार से मरा था, वह अपने हाथों मरा दिख गया। इस तरह सत्य और तथ्य को पाने की खुशी और तुष्टि, न्याय के लिए आग्रहवान भारतीय राज्य और समाज में न हटने वाले अंधेरे की तरह फैल गई। उस समय रात, अगली कविता है। उस समय रात होती थी जब ये बस चलती थी। बस में इतने सारे लोग होते थे, इतने कि सबके चेहरे याद ना हो सकें। चकित कर देने वाले यादगार चेहरे होते भी नहीं थे इस बस में। बस में बच्चे होते थे जो यह पूछने से पहले ही सो जाते थे कि नींद क्यों आती है
और रात में ही क्यों उगते हैं तारे। खिड़की के बाहर और भीतर भी साथ साथ चलता था अंधेरा, साथ साथ दौड़ने की कोशिश करता था एक कुत्ता, एक सियार, एक पक्षी और एक संशय। यह एक ऐसी बस थी जिसमें भरे होते थे बोरे और कंबल और पसीने और सांस और कुव्वत और दुविधाएं और प्यास और तंबाकू और नींद और संदेह और बीड़ियां और यादें और चोटें। यहाँ एक देह सारी देहों को छूती थी, एक की सांस दूसरे की सांस थी, एक के कंधे पर दूसरे का सर होता था। नींद में या किसी आदिम भरोसे का पुनर्जागरण था। ये बस पता नहीं कहाँ जा रही थी, लेकिन एक बस में एक आदमी था जो अपने भाई से मिलने जा रहा था, एक किसान था जो बीज खरीदने जा रहा था, एक छाते वाला था, एक दर्जी था और एक जुलाहा था, एक मंगता था जो निरर्थक लोगों का भार उठाने वाली पृथ्वी का स्वप्न देख रहा था, एक लड़की थी जो बिसूरती थी कि एक दुख को छोड़कर वह दूसरे दुख की ओर क्यों जा रही है। नटों की एक टोली थी जो सोचे ही जा रही थी कि कौन सी जानलेवा छलांग अंततः संसार को आह्लादित कर देगी। इस बस में संसार के अधिकांश लोग नहीं थे, फिर भी संसार के अधिकांश दो स्वप्नों और दुनिया की सबसे उचटी नींदों से भरी थी यह बस। बहुत हो गया, एक कविता है। बहुत हो गया कहकर करवट उसने ले ली और पिया फिर पानी उसने, और लिखी फिर कोई कविता। बाहर आया देखा बच्चे घूम रहे थे, लावारिस तब स्त्री कोई कहती जाती बहुत हो गया, रोती जाती बहुत हो गया। कविता के बाहर जो था वह युवक कविता में बम लेकर कहता बहुत हो गया। तो कविता में हिंसा की संभावना का विचार है जो भारतीय राज्य की हिंसा के आसपास नहीं ठहरता। मतलब लोगों को असमान बनाए रखने की हिंसा, जाति बनाए रखने की हिंसा और स्लम और बांटते हुए कम को और कम कर देने की हिंसा, अंबानी को अंबानी और अंबा को अंबा बनाए रखने की हिंसा। अंबा पूरे महीने में 1000 रुपये भी नहीं कमा पाती, मतलब कि वह एक दिन में 31 रुपये कमाती है, ज़्यादातर वह भी नहीं कमा पाती। मुकेश अंबानी एक दिन में 3100 करोड़ कमाता है, और अगर दोनों भाइयों को मिला लें तो, और अगर इसमें अडानी को मिला लें तो वे मिले हुए हैं। लेकिन अंबा को पता नहीं कि सुखदा कहाँ है, और सुखदा को नहीं मालूम कि भद्रा कहाँ है, और सहदेई और रामदेई और बलचम्मा और जद्दन और नगमा, शमा कहाँ है, ग्लानि में डूबा कवि पूछता है। एक दो कविताएं और हैं। हमने कांग्रेस, जनसंघ, संसोपा, भाजपा, सपा, बसपा, अवामी लीग, लोकदल, राजद, हिंदू महासभा, जमायत इस्लामी वगैरह वगैरह के लोंदों से जो बनाया वह भारतीय मनुष्य का फौरी पुतला है। मुझे भूरी भूरी खाक धूल का एक और मनुष्य चाहिए, मुझे एक वैकल्पिक मनुष्य चाहिए। कोरोना, अगली कविता है। कोरोना कह रहा है एक मेहनतकश दूसरे से, कुछ करो ना कि जो भी है और जैसा है वो वैसा क्यों रहे, काम ये कैसा कि जिसमें और वंचित हम। कोरोना कह रही है बेटियों से माँ, तमन्ना आलिया, दाल बिनो भात का डोंगा खंगालो, चाय दे दो, जांघिया सिल दो बहन का, कूट कर रख लो मिर्च का पाउडर कि मामू भी छुए तो झोंक देना आँख में। कोरोना सोचते बैठे धुएं में एक कहता है कि कैसे आतताई को हटा दें, और ईश्वर आके खुद स्वीकार कर ले मैं नहीं हूँ। काल सीमित, जन विमुख, शासक समर्थक, युद्ध प्रिय, धर्म ग्रंथों के नियम निर्देश से बना ले फासले रे, ओ कलम घिस तू अगर जिद्दत पसंद। कोरोना वह कि जो भी ठीक हो, पिता कहते स्वप्न में माँ, हाँ ठीक क्या है, नौकरी, तनख्वाह या सबवर्ट करने की असहमति
और बदले में मिला दारिद्र का खाली टिफिन जब खोलता हूँ, भाव सी और बात सी कुछ आस सी आती है बाहर। करोना मंद सी आवाज इच्छा की, कामना से भरा कमरा मृत्यु से और कविता से अमरता से। मैं अब कुछ दो तीन बहुत छोटी छोटी कविताएं जो नहीं मिल सकी दुनिया बाकी, तू अभी बाकी है मैं भी बाकी। मैंने तुझसे जो बहस छेड़ी थी उसका उन्वा वो मजमुआ बाकी। तंत्र में जन नहीं जने भी नहीं, जने थे जितने सब जने बाकी। है तो आईन से हुकूमत ये, नागरिक हैं सभी होना बाकी। ये तो जुल्मत का फलसफा भर है, उसकी ताबीर हो इंतहा बाकी। ये मुगालता की पांव बढ़ते हैं, पहुंचना क्या कि रवानगी बाकी। इस खुदाई को बदल देंगे यकीन, तिलिस्म कितना अब खुदा बाकी। धन्यवाद। शब्द कहने से डर लग रहा है इतना सुनने के बाद। एक बेहतरीन शाम हमें देने के लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। कहते हैं कि कवि चले जाते हैं लेकिन कविता गूंजती रहती है। मुझे लगता है आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम इसके बाद जो भी कुछ किसी से कहें, कहीं भी जाएं, आज रात तो ये कविता हमारे साथ ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कवियों और सूत्रधारों को सम्मानित करने के लिए संदीप को बुलाऊंगी, स्टेज पर आमंत्रित करूंगी। शुक्रिया संदीप, शुक्रिया दर्शना। इस शाम हमारे साथ बिताने के लिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। कल पूरे दिन हमारे साथ हमारे कवि रहेंगे। हम सुबह 11 बजे शुरू हो जाएंगे और एक एक घंटा पूरा लंबा अड्डा मारेंगे हमारे कवियों के साथ कल। तो 11 से 12 तक अजय देवी प्रसाद जी से बातचीत करेंगे, उनके कविता हम सुनेंगे। 12 से 1 तक अशोक बात करेंगे अजंता जी से, और फिर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक अजय खलील मामून साहब से बात करेंगे और उनकी कविता सुनेंगे। और 3:30 से 4:30 बजे तक अशोक बात करेंगे संजय चतुर्वेदी जी से। आप आइएगा ज़रूर। और इसी के साथ आज की शाम की प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।